और हम देखते हैं रेची और उसका डुप्लीकेट लाइन से खड़े होते हैं। ये देखकर ली शॉक होती है और कॉन्ग कहता है अब ये दिलचस्प है, लेकिन तुम 11 के साथ भी मेरे खिलाफ कोई चांस नहीं है। रेची अपने हाथ आगे करते हुए कहता है उसका एक एक टुकड़ा खा जाओ। इससे हैंड आर्मर आगे बढ़ने लगता है और कॉन्ग हंसते हुए कहता है आ जाओ और खाओ मुझे। तो सारे डुप्लीकेट कॉन्ग पे टूट पड़ते हैं, लेकिन कॉन्ग सिंगल पंच से उन्हें डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। दो डुप्लीकेट कॉन्ग का दोनों हाथ को जकड़ लेता है, लेकिन कॉन्ग कहता है अपने खेल को और आगे बढ़ाओ, ये काफी बोरिंग होते जा रहा है। और कैंग एक को अपने लात से कुचल देता है। डुप्लीकेट आपस में मर्ज होते हुए अपने हाथ को जोड़कर जायंट पंच बनाता है और कॉन्ग के सिर पे दे मारता है, जिससे कॉन्ग भी नीचे गौड़ हो जाता है। कॉन्ग कहता है ये सही था, अपने दोनों हाथ को मिला के क्लैप करता है, जिससे तीनों डुप्लीकेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी कॉन्ग को कुछ गड़बड़ लगता है और अपने सामने देखता है तो दो डुप्लीकेट एसिड शूट करने को तैयार होते हैं और रेची कहता है फायर, जिससे दोनों डुप्लीकेट एसिड को शूट कर देते हैं। और कॉन्ग अपने नीचे देख के शॉक्ड होता है क्योंकि बाकी डुप्लीकेट ने उसके पैर को जकड़ लेते हैं, लेकिन कॉन्ग इससे भी हंस रहा होता है। और तभी कॉन्ग से एसिड टकराता है और वो दोनों डुप्लीकेट के सारे एसिड को शूट करते हैं, जिससे कॉन्ग को भी दिक्कत आना शुरू हो जाता है और वो दोनों कॉन्ग पे एसिड का बरसात कर देते हैं, जिससे वहाँ पे कैसा धूल हो जाता है। ली कहती क्या वो मर गया। रेची धूल की तरफ ही देख रहा होता है और कुछ नहीं बोलता। तभी धूल के अंदर कॉन्ग मुस्कुरा रहा होता है, जिससे रेची काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और वो धूल से बाहर आता है तो वो अपने इंसेक्टर रूप में होता है। और कॉन्ग कहता है मैं इसी के बारे में बात कर रहा था। और कॉन्ग एक राइनोसोरस बीटल इंसेक्टर है और इसका इंसेक्टर नाम इग्रजीत है। रेची काफी ज्यादा शॉक्ड नजर आ रहा होता है। कॉन्ग कहता है तुमने मुझे ट्रांसफॉर्म होने पे मजबूर कर दिया, बहुत ही बढ़िया, तुम मुझे पसंद आए, मैं ये शोर करूँ कि तुम मेरे हाथों से ही मरो। रेची अपने आर्मर को दोबारा हमला करने के लिए कहता है, जिससे वो दोनों कॉन्ग के पास पहुंच के एसिड शूट करने वाले होते हैं। तभी कॉन्ग जबरदस्त पंच मारता है, जिससे वो दोनों आर्मर का टुकड़े टुकड़े हो जाता है और उसके पंच से जबरदस्त फोर्स निकलता है। रेची को थोड़ा दिक्कत आने लगता है, वो अपने हैंड को असेंबल करता है। तभी कॉन्ग उसके पास पहुंच के कहता है बहुत लेट हो चुका और रेची को हिट करते हुए दीवार में दे मारता है। इसलिए रेची का नाम चिल्लाती है। रेची से दर्द से कराने लगता है। कॉन्ग रेची से कहता है 10 लार्वा खाने के बाद भी तुम बस इतना ही कर सकते हो। दीवार को तोड़ते उसे बाहर निकालता है, उसके सिर को पकड़कर जमीन में दे मारता है, जिससे रेची को काफी ज्यादा दर्द होता है, उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। कॉन्ग कहता है तुम ऑलरेडी फिनिश हो गए, यही कारण है कि मैं ट्रांसफॉर्म होना पसंद नहीं करता, इससे सभी काफी इजीली मर जाते हैं। और कहता है वेल ठीक है मैं लार्वा ले जाऊंगा। रेची कहता है मैं, जिससे कॉन्ग शॉक्ड होते हुए कहता है क्या। रेची कहता है खाओ मुझे और अपने हैंड को असेंबल करता है, जिससे कॉन्ग दूसरी तरफ देखता है तो सारे हैंड रेची की तरफ आने लगते हैं और रेची को एक एक करके बाइट करना शुरू कर देते हैं। इससे रेची दर्द से चिल्लाता है। इससे कॉन्ग हैरान तुम्हें कहता है सच में तुम्हारे माइंड में यही था अपनी जान लेना। रेची अभी भी चिल्ला रहा था, उसके पीछे एक और हैंड आर्मर आता है जो रेची के सिर को बाइट करता है और वो सभी रेची से अटैच होकर एक जायंट रूप ले लेते हैं और वो जानवर तरफ अपने चारों पैर पे होता है और घुसा रहा होता है। वो गॉडजिला की तरफ दिख रहा होता है और जब 10 रोड करता है। इससे कॉन्ग हंसते हुए कहता है कि ये क्या बकवास है और वो कॉन्ग पे अटैक बोल देता है। इससे कॉन्ग कहता है तो फाइनली मेरे लाइक एक वर्दी चैलेंजर। वो दोनों एक दूसरे को पंच मारते हैं और ऊपर से ये सब दो इंसेक्टर देख रहे होते हैं और उसमें से एक इंसेक्टर कहता है बॉस स्टेडियम छोड़ के चले गए, लेकिन जैगन सोचता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसने बॉस को ट्रांसफॉर्म कर दिया। वो एंड और कितना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, वेस्ट करने के लिए कोई समय नहीं है। स्थिति की जानकारी प्रोबेबली हायर को दे दी गई होगी, इसका मतलब है कि वो आएंगे। टॉप एपिस इंसेक्टर के 6 पिलर। और जैगन दूसरे इंसेक्टर से कहता है हमारा पैसा हड़प लो और भाग जाओ, ये क्लब खत्म हो चुकी है। उससे वो थोड़ा हैरान होते हुए कहता है ये आप क्या कह रहे हैं सर। जैगन कहते हैं मुझे देखना है कि यहाँ क्या हो रहा है। तभी वहाँ पे कोई आता है और कहता है ये कितना बोरिंग है। इससे जैगन शॉक्ड होते हुए कहता है आप। इससे वो बंदा कहता है मुझे अपने साथ ज्वाइन होने के लिए अलाउ दे, मुझे अपना रास्ता ढूंढने में परेशानी हो रही है क्योंकि मैं इस तरह के वाइल्ड प्लेस से पता नहीं है, तो मुझे लीड करो। दूसरी तरफ सुरंग को देखते हैं जिसके अंदर कॉन्ग रेची को पंच मारता है, लेकिन रेची भी कॉन्ग को पंच मारता है और उन दोनों में घमासान फाइट शुरू हो जाता है। तभी कॉन्ग रेची के फेस पे पंच मारता है, जिससे रेची थोड़ा पीछे हो जाता है। तभी कॉन्ग के पास से बीम गुजरती है, इससे कॉन्ग चिढ़ जाता है और रेची अपने आप को चार्ज करने लगता है और अपने टेल से कॉन्ग पे शूट करता है, जिससे कॉन्ग अपने हाथ से ब्लॉक कर रहा होता है और कॉन्ग कहता है तुम्हारा मूव्स घड़ी की तरह चलता है, लेकिन सोचो क्या हुआ और आगे बढ़ने लगता है। रेची को टक्कर मारता है, जिससे रेची का हाथ दूसरी तरफ हो जाता है और वो दीवार को तोड़ते हुए दूसरी तरफ निकलता है जिस तरफ वीआईपी बैठे होते हैं। और हम देखते हैं रेची का बीम क्लब को तोड़ते हुए बाहर निकलता है। ये देख के ली कहती है वो अभी फाइट कर रहे हैं और रेड से कहती है अपने आप को संभालो हमें जाना होगा। रेड अपने मुंह से खून थूकते हुए कहता है मैं ठीक हूँ और उन दोनों फिर से फाइट शुरू हो जाता है। रेची कॉन्ग पे हमला करता है, जिससे कॉन्ग बचते हुए कहता है फिर से नहीं और पंच बनाते हुए कहता है अभी से रोको। और रेची के हाथ में जबरदस्त पंच मारता है, जिससे रेची का हाथ टूट के अलग हो जाता है, लेकिन रेची भी कॉन्ग के हाथ को अपने मुंह से जकड़ लेता है और दूसरे हाथ में कॉन्ग पे हमला कर देता है। कॉन्ग उसे बचते हुए कहता है रुको मत, स्ट्रगल करते रहो, मैं तुम्हें मिटा दूंगा। और कॉन्ग रेची को पंच मारता है, जिससे रेची डिस्पेयर होना शुरू हो जाता है और कॉन्ग अपने पीछे देखता है तो रेची अभी भी हार नहीं मानता। इससे कॉन्ग कहता है तुम काफी ज्यादा जिद्दी हो, तो ठीक है इसे जारी रखो। और रेची पे अटैक करते हुए कहता है मैं तुम्हें बार बार डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तभी कैंग का हाथ कट के अलग हो जाता है, जिससे कॉन्ग शॉक्ड होता है और अपने कटे हुए हाथ को देखता है और कॉन्ग के हाथ में कुछ एंड को देख सकते हैं और कॉन्ग कहता है कैसे अभी भी ये इम्पॉसिबल है, तुमने क्या किया है। और भड़कते हुए कहता तुम कमीने, अटैक करते हुए कहता मर जाओ अभी मर जाओ। और रेची भी कैसा अटैक करता है, जिससे रेची का टुकड़े टुकड़े हो जाता है और पंच मारते हुए सोचता है इसका कोई सेंस नहीं बनता, मैं उसमें पूरी ताकत से अटैक कर रहा हूँ, फिर ऐसा क्यों है कि जितना उसे हर्ट पहुंचाओ उतना ज्यादा ऐसा फील होता है मुझे खाया जा रहा है। तभी कॉन्ग के पीछे से रेची निकलता है, कॉन्ग भड़कते हुए कहता है तुम मुझे खा जाओगे, ये नॉनसेंस है, मैं एपिक इंसेक्टर हूँ, मैं हूँ जो सब खाता हूँ। तभी कॉन्ग किक मारता है, लेकिन कॉन्ग का पैर भी कट के अलग हो जाता है और वो एक घुटने पे आ जाता है। कॉन्ग इससे काफी ज्यादा बुखलाते हुए कहता है तुम लिटल कमीने, तुम मेरे तुलना में कुछ भी नहीं हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और रेची कॉन्ग के सामने खड़ा होता है और कॉन्ग अपने घुटने पे होता है। कॉन्ग अपने सामने देख के कहता है ये क्या है, ये प्रेशर, ये बेचैनी, जब मैं उनसे मिला था तब मुझे ये फील हुआ था, ये सेंसेशन जरूर होगी। और कॉन्ग की जामा की बात कर रहा होता है। कॉन्ग कहता है ये डर, मेरी कोई मदद करो। रेची कहता है मैं भूखा हूँ, अपने दोनों हाथ को मिलाकर कॉन्ग को मारता है और कई सारे हड्डी टूटने की आवाज आती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं रेची वुल्फ की तरह कॉन्ग को खा रहा होता है और कॉन्ग अब मर चुका
चुका होता है। रेची कॉन्ग को खाने के बाद जबरदस्त रोड करता है और हम कॉन्ग के छोटे छोटे टुकड़े को देख सकते हैं जिससे चींटी खा रहा होता है। तभी वहाँ पे ली और रेड आते हैं और वो दोनों अपने सामने देख काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं और रेची कॉन्ग के डेड बॉडी के सामने खड़ा होता है। लिखते रेची क्या वो तुम हो? और रेची पे हावी हो जाता है और रेची उन दोनों को तब देखते हुए कहता है मैं भूखा हूँ और उन दोनों को क्रीपी की तरह देख रहा होता है। इससे ली कहती है वो मुस्कुरा रहा है। रेड कहता तुम इस बात से सरप्राइज हो गए? उसकी आंखें देखो वो रेड है, उसमें सच में कुछ गड़बड़ है। तभी रेची उन दोनों के पास पहुंच जाता है। रेड चिल्लाते हुए कहता है केयरफुल। तभी रेची ली का गला पकड़ लेता है और रेड पे भी अटैक बोल देता है। इससे रेड कहता है ये दोबारा। रेची ली को काफी क्रीपी तरह देख रहा होता है। ली कहती रेची तुम क्या हो? लेकिन रेची कहता है ये खाने का समय है। तभी रेड रेची को पंच मारता है। ली कहती रेची अपने आप को होश में लाओ, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? रेड पंच मारते हुए कहता है ऐसा लगता है कि तुम्हारी फ्रेंडशिप एंड तक पहुंच चुकी है। रेची को पंच मारते हुए कहता है तुमने मुझे डिसपॉइंट किया ब्लैक एंड। ली भी उसमें अटैक कर देती है लेकिन रेची स्माइल कर रहा होता है। रेची कहता है सेमी लेट। उन दोनों का अटैक को काफी इजीली ब्लॉक कर लेता है। ली कहती है ये कमीना ब्लैक एंड। रेड कहता है वो मुझे खा रहा है और वो दोनों पीछे को और हो जाते हैं। तभी रेची से और निकलना शुरू हो जाता है और उन्हें घूर को देख रहा होता है। और दूसरी तरफ हम रेची का माइंड में देखते हैं जहाँ पे एंट आर्मी रेची को कैद कर चुका होता है। रेची कहता ठीक है मैं इससे तंग आ गया हूँ, मुझे खा जाओ। और उसके तब चींटी आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वहाँ पे कुछ हलचल होने लगता है जिससे बाकी चींटी को ध्यान उधर जाता है। रेची कहता तुम फिर से। वहाँ पे एक रेड हाथ देखते हैं जो ब्लैक एंट को मारना शुरू कर देते हैं और वो एक रेड एंट होता है और वो रेची के सामने आता है। इससे रेची कहता रेड एंट बस बहुत हुआ, मैं ऐसे और नहीं रह सकता, चले जाओ। तभी रेड एंट ग्लो करना शुरू कर देता है। इससे रेची शॉक्ड होता है और रेड एंट एक फिगर में चेंज हो जाता है। ये देख के रेची कहता क्या हो तुम? और रेड एंट से जबरदस्त फोर्स निकल रहा होता है जिससे सभी ब्लैक एंट मरना शुरू हो जाता है और दो ब्लैक एंट आर्मर उस पर अटैक करने जा रहा होता है लेकिन वो अपने हाथ से बुलो से उन दोनों को डिस्ट्रॉय कर देता है और उस फोर्स से रेची आजाद हो जाता है, आपको बचाता है। रेड एंट कहता है आपको चाहिए रहना। रेची पे अटैक कर रहा होता है। इससे रेची कहता है रुको रुको तुम हो कौन? रेची अपने माइंड से बाहर आ जाता है और अपने बॉडी पे कंट्रोल करने लगता है। वो दोनों अपने आप को देखते हुए कहते हैं एंड डिस्पेयर हो रही है और वो अपने सामने देख के रेची को पुकारती है। रेची को अपने आप को कंट्रोल करने में काफी दिक्कत आ रहा होता है और वो जबरदस्त चिल्लाता है और ली रेची को आवाज लगाने लगती है और कहती है उसे फोकस करो। तभी रेची बेहोश हो जाती है जिसे ली आके कैच करती है और उसे कहती है क्या तुम ठीक हो? तभी ली के कंधे पे आंसू गिरता है। इससे ली रेची को देखती है और रेची रोते हुए मॉम कहता है। ली इससे सोचती है ग्रेट तो ये रोना शुरू कर देगा, अब मैं इसमें गुस्सा भी नहीं हो सकती। और रेची पूछता है एनिमी के बारे में क्या? ली कहती है उसकी चिंता मत करो सब खत्म हो गया। तभी रेड कहता है मैं समझ गया तुम लोग दोस्ती से बढ़कर भी कुछ शेयर करते हो, ऐसा लगता है कि मेरे शामिल होने के लिए कोई जगह नहीं है। इससे ली रेची को रेड के ऊपर फेंकते हुए कहती है चुप हो जाओ, तुम ऐसी दोस्ती करो जो तुम्हें पसंद हो। रेड कहता है यही तो जवानी है, ठीक है। ली कहते चलो यहाँ से चला जाए, ये जगह खत्म होने वाली है। और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी कोई कहता है ये कितना थकाऊ है। इससे वो दोनों काफी शॉक्ड होते हैं और उसके पीछे वही बंदा होता है जिसे कुछ समय पहले जैगन के साथ देखे थे। वो दोनों पीछे पलटते और ली कहती है तुम कौन हो? और रेड कहता है ये यहाँ कब आया? हम देखते वो बंदा कॉन्ग कटे वो पीस को देख रहे होते हैं और उसके पीछे जैगन वो दोनों लड़की होती है और वो बंदा खड़ा होते हुए कहता है क्या तुम लोग इसके पीछे हो? रेड आगे बढ़ते हुए कहता है तुम इसे साथ लो और भागो, ये बंदा काफी स्ट्रॉन्ग है। वो बंदा कहता है मैं घर जाना चाहता हूँ तो प्लीज और परेशानी ना पैदा करे, मुझे बस एक मैसेज देना है। जैगन कहता तुम कमीनो हमारे बॉस के साथ क्या किया? और वो तीनों अटैक करते हुए कहता तुम मरोगे। इसे वो बंदा कहता और ज्यादा वर्क और वो काफी स्पीड से दोनों लड़कियों गले काटते हुए जैगन को जमीन पर धे मारता है। इससे जैगन दर्द से कर रहा उठता है और वो बंदा काफी गुस्से में कहता है जब मैं बोल रहा हूँ तो मुझे बीच में मत टोका करो, मुझे खुद को दोहराना पसंद नहीं है। और उन तीनों से कहता है प्लीज केयरफुल सुनिए, मेरे पास आपके लिए एक मैसेज है लॉर्ड काइजामा की तरफ से और ये 6 पिलर में से एक है और इसका नाम जूनिल 2 है। मैं आप पर नजर रख रहा हूँ, मुझे जल्दी देखने की उम्मीद है लेकिन अब तक सर्वाइव 1 नंबर, बस इतना ही। ये सुन के वो दोनों शॉक्ड होते हैं। रेड कहता है किजामा, ली कहती है बचाओ 1 नंबर, इसका क्या मतलब है? डू कहता है उसका नाम लेने गुस्ताखी ना करो, इससे गंभीर कौन से हो सकता है? ली कहती है और आप कौन है? क्या आप भी एपिक्स इंस्पेक्टर है? रेड कहता है ये देखते हुए कि पर्सनली रूप से किजामा की तरफ से मैसेज दिया था, ये सच में एक एग्जीक्यूटिव होगा। 6 इंस्पेक्टर जो डायरेक्ट किजामा को रिपोर्ट करते हैं। 6 पिलर। डू कहता है हाँ आप सही है, ये काफी बुरा हुआ। मिस्टर कॉन्ग के लिए चीजें कैसे बदल गई, उनमें हमें से एक ही होने की पोटेंशियल थी। ली कहती तुम मुझे बता रहे हो कि 6 और इंस्पेक्टर है जो उस मोस्टर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। डू कहता कोई बात नहीं, इन्हें वैसे भी निपटाना था क्योंकि इनकी सोच लॉर्ड काइजामा से मैच नहीं खा रही थी और कॉन्ग के बचे हुए पीस को अपने पैर से कुचल देता है। रेड कहता निपटाना, मैंने सोचा था कि तुम लोग एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचाते। डू कहता हमारे पास उन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है जो लॉर्ड काइजामा का अवहेलना करते हैं, चाहे वो कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। इंस्पेक्टर एवोल्यूशनरी शान रिसीव्ड है स्पेशल रूप से चुने गए लोगों को, फिर भी मिस्टर कॉन्ग ने इनके द्वारा ऐसा करने की कोशिश किया। वो काम महत्व का था। लॉर्ड काइजामा के एपिक्स इंस्पेक्टर के रूप में स्थापित करने की शानदार प्लान से पहले एपिक्स इंस्पेक्टर ह्यूमंस के आगे एक वॉर में लगे हुए हैं और काफी गुस्से में कहता है हमारा केवल एक ही मिशन है, उनको पूरी तरह से खत्म करना। हमारे गोल के बीच में आने के लिए मैं तुम्हें मारना पसंद करूंगा लेकिन मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी दूंगा, हमसे जुड़ो और एपिक्स इंस्पेक्टर का हिस्सा बनो। इससे वो दोनों शॉक्ड होते हैं। ली भड़कते हुए कहती है बाहर में जाओ, क्या तुम्हें पता भी है कि मैं अपनी जान की बाजी लगाकर क्यों फाइट कर रही हूँ? ये इसलिए ताकि मैं किजामा से अपना बदला ले सकूं। इससे डू चिल्लाते हुए कहता चुप हो जाओ, सोच समझकर फैसला लो, फायदा और नुकसान के बारे में पहले जान लो। इससे ली शांत हो जाती है और डू कहता है मुझे सिंपल जवाब दो, हाँ या नहीं, क्या तुम एपिक्स
सेक्टर में शामिल हो गए। इससे ली मुस्कुराती है। रेड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी वो दोनों डू को मिडिल फिंगर दिखलाते हैं। इससे डू काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है क्या। रेड आगे बढ़ते हुए कहता है वॉर और इंसानों का खात्मा। मुझे नहीं पता कि इन दोनों ने तुम्हारे लिए ये सब किया है, लेकिन मैं तो बस स्ट्रॉन्गेस्ट से हाथ मिलाना चाहता हूँ। अगर मैं किसी ऐसे इंसान से लड़ सकता हूँ जो कौन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा, भले इसके लिए मेरी जाने क्यों न चली जाए। ली कहती है आखिर में लास्ट पर्सन हूँ जिसे एपिसिड सेक्टर में ज्वाइन होने के लिए पूछना चाहिए। जो मेरे फैमिली का मौत का कारण है, मैं उसके लिए काम नहीं करूंगी बल्कि मैं मर जाऊंगी। डू इससे हंसने लगता है जिसे वो दोनों शॉक्ड होते हैं। रेड कहता है क्या ये बहुत फनी है, और डू काफी क्रीपी की तरह कहता है तुम दोनों आखिर क्या कह रहे हो, क्या तुम अपनी बात को सुन रहे हो। गुडनेस मुझे इस तरह से हंसे हुए काफी समय हो गया। ये इतनी बेतुकी बात थी कि मैं खुद को रोक नहीं सका, लेकिन ठीक है। और जैगन को उनके सामने फेंकते हुए कहता है ये मेरे तरफ से छोटा टोकन थैंक्स है मुझे हंसाने के लिए, हमें इसकी जरूरत नहीं है। मैंने लॉर्ड किजामा से सुना। और डू के पीछे से एक इंसेक्ट निकलता है। डू कहता है आप में से वो एक है जो सर्वाइव करने के लिए इंसेक्टर को कंज्यूम करता है, और वो इंसेक्ट डू के चारों ओर बोन से लाइन बनाने लगता है। और डू कहता है वो हमारा किसी काम का नहीं रहा, इसलिए तुम उसके साथ जो चाहे वो करो। और वहाँ से टेलीपोर्ट तुम्हें कहता है फिर से मिलेंगे। डू के जाने के बाद ली और रेड राहत के सांस लेते हैं। और रेड कहता है मैंने नहीं सोचा था कि 6 पिलर दिखाई देंगे, ये कैसा दिन था, चलो चलते हैं। और वो दोनों टनल से ऊपर जाने लगते हैं और वो चारों टनल से बाहर आते हैं। रेड कहता है एकदम सन्नाटा है, क्या सभी लोग बाहर निकल गए। ली कहते क्या, और भड़कते हुए कहती है तुम उसे भी साथ क्यों लाए। रेड कहता है खैर मुझे वहाँ छोड़ना इसे बुरा लगा क्योंकि उन्होंने इसे निकाल दिया है और ऐसा लग रहा था कि वो प्लेस ढह जाएगा, मैं इसे अपना पंचिंग बैग या कुछ और बनाऊंगा। तभी वहाँ पे कोई आता है और कहते हैं वो यहाँ है, जिसे रेड उन्हें देखता है। तो हम देखते हैं कि वो सभी बकरी पर टीम के मेंबर होते हैं। और एक मेंबर कहता है इंसेक्टर मिल गया है, बेसमेंट का रास्ता यहीं से है। सैम कहता है ये मैं हूँ, क्लब 6 आउट में स्थिति की पुष्टि हो गई है, मैं अंदर जा रहा हूँ। और वो उनपे हमला बोल देते हैं। ली कहती है डैम इट ये बकरी पर है, और अपने चेहरे को कवर करने लगती है, साथ ही रेची और रेड के भी। इससे रेड कहता है तुम ये क्या कर रही हो। ली कहता है तुम क्या सोच रहे हो, भागो। और वो सभी भागना शुरू कर देते हैं। तभी एक बंदा फायर कर देता है जिसे रेड अपने हाथ से ब्लॉक करता है और उनमें अटैक करते हुए कहता है मेरे रास्ते से हट जाओ। और वो जमीन में पंच मारता है जिससे कई सारे पत्थर उन बकरी पर टीम की तरफ जाता है। और एक मेंबर सैम को रिपोर्ट करता है इंसेक्टर क्लब से भाग रहे हैं। उससे सैम कहता है क्या। तब वो तीनों क्लब को तोड़ते हुए वहाँ से भागने लगते हैं और सैम उन्हें देख लेता है और उन पर शूट करने लगता है, लेकिन वो सैम के रेंज से बाहर हो जाता है। सैम कहता है हैंड गन के साथ कोई चांस नहीं है। वो सभी जैगन को बंदी बनाते हुए कहते हैं हमने एक को पकड़ लिया है। संभावना घटना स्थान पर एक इंसेक्टर बचा था और कोई कहता आने से पहले आखिरी बार सफाई करना। वो कहता ठीक है अच्छा काम है और सोचता हम फिर से देर से पहुंचे। वो फोन को देखते हुए कहता है रुकावट के लिए माफ कीजिए, अब हम शुरू करेंगे। और हम 8 मेंबर का झलक को देखते हैं और ये सभी बकरी पर के हायर है। यहाँ पे एक मीटिंग चल रहा है और हम बकरी पर सुप्रीम हेडक्वार्टर को देखते हैं जहाँ पे ये मीटिंग चल रहा होता है। और हमें कैरेक्टर को देखते हैं जिसके बाकी जानकारी आप पढ़ सकते हैं। और ये सेक्टर डी का हेड सिख है और वो कहता है तो फिर ये अचानक मीटिंग का क्या उद्देश्य है। और ये सेक्टर ए का वन है। मैं क्यूरियस हूँ कि जिन और पो को हमें बुलाने का अथॉरिटी कैसे मिली, क्या हमारी रैंक सिर्फ दिखाने के लिए है। और ये सेक्टर सी का जो है जो कहता है कॉर्पोरेट लाइफ में रैंकिंग काफी ज्यादा जरूरी होती है, इसे नजरअंदाज होते देखकर मैं सच में बहुत निराश हूँ। और सेक्टर ई का मिन कहता है इतना रूखा मत बनो, जिन और पो नॉर्मल एजेंट नहीं है। वो पहले सेक्टर हेड हुआ करते थे, उनका डिमोशन ना हुआ होता तो अब तक वो एग्जीक्यूटिव होते। और हमें सुनना चाहिए कि वो क्या कहते हैं। सेक्टर एफ की नान कहती है रैंक को भूल जाओ, मुझे बताया गया है कि उनके क्षेत्र में घटना और मारे गए और घायल व्यक्ति की संख्या बढ़ती जा रही है, इस कारण की वजह से हमारा ऑर्गेनाइजेशन का रेपुटेशन गिर रही है। सेक्टर बी का जिन कहता है मैं आपके बात से सहमत हूँ, मेरे हिसाब से इस मीटिंग का उद्देश्य है इस बात पर होना चाहिए कि हम और ऐसे मामला को होने से कैसे रोक सकते हैं। वन कहता है और ऐसा कौन करेगा, क्या तुम अपने पुराने मेंबर को बुलाओगे, वो जो तुम्हें छोड़ के चले गए। तुम जानते हो, तुम्हें याद है वो आदमी जिसे इंसेक्ट जीन्स इंजेक्ट करने के बाद बेहतरीन प्रदर्शन के लिए बैटल मास्टर बना दिया गया था। नान कहता है जिनके पास इसके बारे में बात मत करो। वन कहता है मैं गलत हूँ, अपने मास्टर को बचाने के लिए उस एक्सपेरिमेंट में शामिल होकर उसने अपना सब कुछ गवा दिया और अब वो एक टॉप नॉच स्पेशल एजेंट और बैटल मास्टर है, लेकिन जिन उसे गोल्ड शोल्डर दे रहा है। इंसेक्ट जीन्स में क्या गड़बड़ है, मुझे लगता है कि तुम बस जेलस हो। जिन कहता है मैं पूछना चाहता था, हम बकरी पर है एक ऑर्गेनाइजेशन जो इंसेक्टर को डिस्ट्रॉय करता है, तो वो इंसेक्ट यहाँ क्या कर रहा है। और गुस्से में आते हुए कहता है मैं कहता हूँ कि हमें उसे मार देना चाहिए। इससे मिन हंसने लगता है और वन काफी चिढ़ते हुए कहता है तुमने मुझे क्या कहा, तुम एक टुकड़ा। तभी सेक्टर जी की यान कहती है सब लोग चुप हो जाओ, चलो अब इसे खत्म कर दो। सेक्टर बी का पो कहता है यान सही है, अब दोनों की बातें बहुत हो गई, चलो मुद्दा पे चर्चा करते हैं। जैसे कि आपने बताया हमारा क्षेत्र बार बार बग से हार रहा है, हालांकि मैं आज आपको यहाँ माफी मांगने के लिए इकट्ठा नहीं किया है। इस मीटिंग का उद्देश्य है इंसेक्टर के साथ पॉसिबिलिटी ऑल आउट वॉर के लिए तैयारी करने के लिए है। जो कहता है एक ऑल आउट वॉर, क्या तुम कह रहे हो कि इंसेक्टर आर्मी भेज रहे हैं। वो उन्हें बताता है हाल ही में इंसेक्टर के बिहेवियर में बदलाव आए हैं। सरफेस पे देखने पर ऐसा लगता है कि इंसेक्टर सिर्फ अपने लिए ही काम करते हैं, हालांकि उन्होंने एपिक्स इंसेक्टर का ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जो स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट लोगों से मिलकर बना है। ये तो तय है कि वो एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में काम कर रहे हैं। नाम कहता है एपिक्स इंसेक्टर, मेरा मानना है कि ये नाम उनके फूड चेंज को टॉप पर पहुंचाने को दर्शाता है। नाम कहता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पहाड़ की चोटी पर कीड़े। सिख कहता है मैं पहले भी एक से मिल चुका हूँ, वो सच में नॉर्मल इंसेक्टर से स्ट्रॉन्ग है। वो हंसते हुए कहता है तो वो इंसेक्टर अपने माइंड का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। वो बुक को निकालते हुए कहता है यही कारण है कि हमें उन्हें वापस भेजने के लिए कुछ चाहिए, एक काउंटर मेजर। बुक को निकाल कर टेबल पर रखता है और वो सभी बुक को देखने लगते हैं। वॉन कहता है फोटो में ये लोग कौन है, माँ और बेटा और नंबर 1। जिन बुक को देखते हुए कहता है नंबर
नंबर 2 किजामा। पो ये बुक क्या है? वो कहता है मुझे एक्सप्लेन करने की अलाउ दे। और पो डॉक्टर मैन को बुलाता है। डॉक्टर मैन आते हुए कहता है मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली, अगर आप रुके तो मुझे खुशी होगी, इससे कुछ बुरी यादें ताजा हो जाती है। वो पूछता है क्या ये बुक आपने लिखी है डॉक्टर? डॉक्टर कहता नहीं, ये एक स्टूडेंट ने किया है। वो पूछता है आप इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या जानते हैं, क्या आप सीधे तौर से इसमें शामिल थे? डॉक्टर मैन कहता है ऑफ कोर्स, मैंने खुद इसकी निगरानी की है। द एंड कैसल प्रोजेक्ट हाईली कॉन्फिडेंशियली स्टडी था जो उस समय किया गया था जब बग ओनली रिसर्च इंस्टीट्यूट था। इसका ऑब्जेक्टिव इंसेक्टर के खिलाफ एक जवाबी उपाय तैयार करना था। ये प्रोजेक्ट इनक्रेडिबल सक्सेसफुल था और 3 सब्जेक्ट बनाए गए, लेकिन एक दिन अचानक ही एक विस्फोट हुआ जिसमें वो सब कुछ जल गया। केवल एक सब्जेक्ट बरामद किया गया था। इससे पो पूछता है वो कहाँ है और ये जानकारी कभी क्यों नहीं बताई गई? डॉक्टर कहता है जहाँ तक मुझे पता है यही बात है, ये ऊपर से ऑर्डर थे, मुझे भी अंधेरा में रखा गया। वो कहता तो एक सब्जेक्ट बच गया। डॉक्टर कहता है हालांकि अगर तुम इंसेक्टर को निपटाने का कोई तरीका ढूंढ रहे हो। इससे पो का ध्यान डॉक्टर पे जाता है और डॉक्टर कहता है हमारे पास पहले से ही कुछ है। और वो साइको की तरह कहता है इंसेक्ट जीन से इंजेक्शन। ये सब सुनकर जॉन सो जाती है और वॉन काफी एक्साइटेड से डॉक्टर को देख रहा होता है। तभी जिन भी डॉक्टर को घूर को देखता है। डॉक्टर कहता तुम्हारे जिन के विरोध से इसे रोक दिया गया है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ये काफी इफेक्टिव है। वो कहता है डॉक्टर कहता है पहले ही एक क्षेत्र में काम करने के लिए लागू हो चुका है। वॉन के क्षेत्र में पूरी तरह से इंसेक्ट जीन्स वाले एजेंट की एक पूरी यूनिट है और जिनको भी ना भूले जो अब एक स्पेशल एजेंट है। उनमें टैलेंट हमेशा से थी और उनके काम के कारण इतने अच्छे हो गए कि उम्मीद है कि उन्हें जल्दी सेक्टर हेड पर प्रमोट कर दिया जाएगा। उस समय ये एक्सपेरिमेंट काफी खतरनाक था, लेकिन थैंक्स टू हिम ये प्रोसेस काफी स्टेबल हो गई। तभी जिन गुस्से में टेबल पे हाथ मारता है जिससे टेबल में क्रैक आना शुरू हो जाता है और वो 2 टुकड़े में टूट जाता है और कहता है डॉक्टर कहता है जिन कहता है बस बहुत हो गया। इसे डॉक्टर घबराने लगता है क्योंकि जिन काफी गुस्से में होता है और वो कहता है आप एक और शब्द मत बोलो। वो हंसते हुए कहता है तुम अभी भी पहले की तरह चिड़चिड़े हो, तुम्हें लगता है कि तुम हमसे ऊपर हो, तुम्हारा खुद को दूसरे से ऊपर समझने का आदत एक दिन तुम्हें और तुम्हारे लोगों को मरवा डालेगी। और डॉक्टर कहता है उसे अपने पास मत आने दीजिए, मैं आपके काम को काफी ज्यादा सराहना करता हूँ। और डॉक्टर के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है तो मेरे टीम के लिए सुधार करने के बारे में कोई जानकारी है? और वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं। वो आगे बढ़ते हुए जिन की तरफ जाता है। जिन कहता है माफ करना, उसको इस बारे में बात करते सुनकर मैं अपना आपा खो दिया, चलो वापस चले। बग रिपर सेक्टर बी का हेडक्वार्टर देखते हैं। लो दर्द से कर रहा होता है और सीओ उसके सामने खड़ा होता है। लोग गाली देते हुए कहता है कमीना तुम्हारा क्या मामला है? सीओ लो का नाम लेता है और उसे अपने शॉट से दे मारता है और शायद लो मर चुका है। और सीओ आगे बढ़ते हुए बर्बादने लगता है। इवोल्व होना सच में इवोल्व होना रिवोल्व करे और एक बटन को प्रेस करता है जिससे डोर खुलने लगता है और उसमें हम एक फिगर को देखते हैं। सीओ कहता है उनका स्वागत करे। सीओ का फेस इस सेक्टर में चेंज होता है और वो कहता है मैं आपके लिए इंतजार कर रहा हूँ। और उसमें से एक जाइंट सेक्टर निकलता है और यही है लॉर्ड किजामा। और किजामा बाहर आता है तो वो काफी जाइंट होता है। सीओ कहता है लॉर्ड किजामा हमें प्रदान करे। और सीओ उसके सामने झुकते हुए कहता है इवोल्व के साथ। किजामा कहता है एवोल्यूशन और उसे अपने हाथों से पकड़ता है। सीओ कहता है लॉर्ड किजामा। किजामा कहता है एक मामूली म्यूटेंट इवोल्व मांगने की हिम्मत करता है। सीओ माफी मांगता है। किजामा कहता है रेडिकुलस और उसके सिर को अपने हाथ से कुचल देता है जिससे काफी सारे ब्लड के छींटे उड़ते हैं। बग रिपर टीम के मेंबर जाते हुए कहते हैं ये जोन ए है, आर्मोरी इंसेक्टर अटैक, सभी यूनिट गैस मास्क के साथ लैस हो, डिप्लॉय पेस्टिसाइड गैस का यूज करें। किजामा के सामने कई सारे बग रिपर के मेंबर होते हैं और मेंबर कहता है लोको प्रोटल नीचे है और वो सभी किजामा पे शूट करने लगते हैं। और एक मेंबर कहता है ये यहाँ तक कैसे आया? क्या इसने सभी एंटी इंसेक्टर सभी किलो को डिस्ट्रॉय कर दिया? किजामा कहता है ये मामूली ह्यूमन, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन बेकार है, कहाँ है वो केस? इसको मेंबर हैरान होते हुए कहता है क्या? तभी किजामा अपने हाथ को स्वैप करता है जिससे मेंबर काफी हैरान होते हैं क्योंकि हम देखते वो सभी 2 टुकड़े में कट चुके होते हैं और वहाँ पे आग लग जाता है। दूसरी तरफ देखते वो सभी कार से आ रहे होते हैं और उन पे मैसेज आता है सर आप कहाँ हैं? वो कहता है हम लगभग वहाँ पहुँच चुके हैं, क्या तुम सब ठीक हो? और हम देखते हैं सीओ होता है जो अभी भी जिंदा होता है और वो कहता है प्लीज जल्दी कीजिए, ये सिर्फ एक इंसेक्टर है और उसका नाम किजामा है। जिससे पो शॉक्ड होता है। जिन कहता है पो क्या किजामा इंसेक्टर के खिलाफ काउंटर अटैक नहीं था, इसका क्या मतलब है? वो कहता मैं भी नहीं जानता। ताई कहता सीओ हम लगभग वहाँ पहुँच चुके हैं, धैर्य रखो। और आधा सेक्टर में आग लगा होता है। इससे पो कहता फायर वो नहीं, तभी वहाँ पे ब्लास्ट होता है जिससे वो अपना कार वहीं पर रोक लेते हैं और ताई अपने आप को कवर करता है। जिन कहता तुम मजाक कर रहे हो। ताई कहता डैम इट, वो अपने सामने देख के शॉक्ड होता है क्योंकि किजामा उस आग से बाहर आते हुए कहता है ऐसा लगता है कि वो यहाँ नहीं है। जिन कहता तो ये है किजामा और वो अपने कार से बाहर आता है और ताई से कहता हेडक्वार्टर जाओ। ताई कहता मैं आपके साथ फाइट करूंगा सर। वो कहता इससे दूर रहो किताबी कीड़े, तुम फाइट के लिए नहीं बने हो। और जिन अपने शॉट को निकालते हुए कहता है ये वाला मेरा है। वो कहता चिंता मत करो मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। और गुस्से में कहता मुझे भी इसका एक टुकड़ा चाहिए। और वो दोनों फाइट करने को तैयार होते हैं, कहते चलो इसे करते हैं। किजामा कहता है पेटी ठीक और वो दोनों किजामा पे अटैक बोल देते हैं। दूसरी ओर हम एक रूम को देखते हैं जिसे देख के ली कहती है नाइस प्लेस, मैं कसम खाती हूँ हर इंसेक्टर के पास मेरे लिए कुछ न कुछ मेरे से कुछ न कुछ अच्छा है, ये अनफेयर है। और अपने सामने देखकर काफी सरप्राइज होते हुए कहती है आखिर ये सब क्या है? क्योंकि वहाँ पे रेड का जीता हुआ ट्रॉफी होता है और उसके रिवॉर्ड को देखते हुए कहती है अनटच इन बैटल द इनविंसिबल चियोन सॉन्ग। और ये WBC एशिया का होता है। सॉन्ग ना के बाहर आता है और कहता है बड़े स्टेज में ब्लड टेस्ट से बचना मुश्किल होता है, इसलिए मैं इससे खुश हूँ। अली से कहता तुम्हें भी नहाना चाहिए, तुम काफी बदबूदार हो। अजीब सा फेस बनाते हुए कहती है डूड ये तुम्हारे लिए आसान था, तुम्हें पता है मेरा अपार्टमेंट कितना छोटा है, इंसान को पीट कर पैसा बनाना अच्छा होगा। सॉन्ग कहता मैं ज्यादातर पैसे इंसेक्टर को पीट के बनाया है। क्या तुम जानते हो कि जब तुम इंसानों के सामने होते हो तो अपने आप को रोकना कितना मुश्किल होता है? ली कहती है एक्चुअली मैं भी करती हूँ। सॉन्ग कहते क्या तुम भी इंसानों से फाइट करती हो? ली कहती है मुझे लगता है तभी हम किसी के हाथ में मेडिसिन बॉक्स देखते हैं। रची अभी भी बेहोश होता है। सॉन्ग कहता क्या वो
वो? ली कहती हाँ वो ठीक हो जाएगा, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। रेड कहता नहीं मैं पूछ रहा था कि क्या वो? रास्ते कहते सारे गंदगी को साफ करो, इन सभी चीटी को देखो। ली उसे मारते हुए कहती है तुम उसे उठा रहे हुए। सोहंग कहता मैं पेस्ट कंट्रोल को कॉल करने जा रहा हूँ। ली कहती चुप हो जाओ। उसके ब्लड को साफ करते हुए कहती है थोड़ा दया दिखाओ, अगर इसके दादी ने इसे फिर से ऐसे देख लिया तो शायद वो बेहोश हो जाएंगी दोबारा। सोहंग कहता इसे अपने जगह पे ले जा सकते थे। ली कहती है मैंने सफाई नहीं की, तुम सोफे पे खड़े होकर सच में लंबे लग रहे हो। सोहंग कहता है ये आदमी, और बैठते हुए कहता है ये हमसे अलग है ना? उसके रेड ब्लड को देखो। ली कहती है प्रोबेबली। सोहंग कहता है किजामा की मैसेज प्रोबेबली इसके लिए था। सर्वाइवल नंबर 1, वो एक दूसरे को कैसे जानते हैं? ली कहती है मैं भी जानने के लिए क्यूरियस हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसे कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि जब मैंने किजामा का जिक्र किया तो मैंने इसके आंखों में गुस्सा देखा। रेची किजामा को मारना चाहता है किसी और से भी ज्यादा। और दूसरी तरफ जिन और पो किजामा पे अटैक करते हैं, लेकिन उन दोनों का अटैक एक बैरियर से टकराता है। जिन कहता है ये ब्लेड उस तक नहीं पहुंच सकते। तभी किजामा अपना हाथ उठाता है जिसे जिन देखता है, और किजामा अपने हाथ से स्लैश लगाता है, जिसे वो दोनों अपने वेपन से ब्लॉक करने लगते हैं और अटैक के फोर्स से पीछे जाते हैं। किजामा दोबारा उस पर स्लैश लगाता है, लेकिन वो दोनों उससे बचते हुए आगे बढ़ते हैं। और हम उस अटैक में एंट को देखते हैं, जिसे जिन कहता है एंट, वो कहता है कैसल ऑफ एंट। अब ये नाम समझ में आने लगा है। जिन अपने वेपन को घुमाते हुए कहता है हम इन छोटे छोटे कामों से निपटने के लिए नहीं है, और अपने वेपन को किजामा की तरफ फेंकता है। तभी पो भी अपने थंडर को जिन के स्वॉर्ड में इंजेक्ट करता है, और वो किजामा के पास जाके उसे लगता है, लेकिन किजामा को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तभी जिन आगे बढ़ते हुए पूरे जान लगा किजामा पे अटैक करता है, जिससे किजामा को थोड़ा सा खड़ो जाता है और उससे ब्लड निकलता है। उससे जिन कहता तुम हो कौन? क्या तुम एक इंसेक्टर हो या फिर काउंटर मेजर? किजामा कहता क्या तुम इस ब्लड का मतलब नहीं जानते? जिन कहता सही है, ये कितना घिनौना रंग है। अपने दोनों स्वॉर्ड से अटैक करते हुए कहता है मैं तुम्हें इस रंग से रंग दूंगा, और जिन किजामा पर मल्टीपल स्लैश लगाता है, जिससे किजामा कई जगह से कट जाता है। किजामा कहता है मैं इंसेक्टर का किंग हूँ। इससे जिन शॉक्ड होता है, और किजामा कहता है और अल्टीमेट एग्जिस्टर। तभी जिन का एक पैर और हाथ कट के अलग हो जाता है, और किजामा आगे बढ़ते हुए कहता है मैं हूँ किजामा। अब वो जिन का नाम पुकारता है। जिन कहता तुम कमीने, और उसमें अपने एक हाथ से स्लैश लगाता है, और किजामा को एक हाथ को काटते हुए आगे बढ़ जाता है। उससे किजामा कहता है तुम स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन तुम और क्या कर सकते हो? और हम जिन को देखते हैं जो किजामा को अपने कटे हुए हाथ से पकड़ चुका होता है, और वो अपने दोनों पैर पे होता है, और ये शायद राइटर की मिस्टेक है। किजामा कहता है क्या ये ह्यूमन लिमिट है? जिन कहता भागो पो, और किजामा पो के सामने जाके खड़ा होता है, और पो किजामा को देखता है। किजामा पूछता है क्या तुम केस को जानते हो? इस पो शॉक होते हुए सोचता है केस ये क्या है, मुझे रुककर कुछ एविडेंस इकट्ठा करने की जरूरत है। पो किजामा से कहता है ये गोपनीय जानकारी है, तुम मुझसे साथ क्या करने के प्लान बना रहे हो? किजामा कहता मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, वो जो पावर को स्टोरेज करता है केस, उनके साथ इंसेक्टर हमेशा बने रहेंगे। इससे पो शॉक होते हुए कहता है क्या? क्योंकि टाई ने किजामा को अपने कार से ठोकते हुए कहता है तुम कमीने इंसेक्ट। तभी कार अपनी जगह पे रुक जाता है, और किजामा से रोकते हुए कहता है तुम्हारा स्ट्रगल मीनिंगलेस है, और स्लैश लगाते हुए कार को सेंटर से काट देता है, और वहाँ पे ब्लास्ट होता है। और ताई बाहर आते हुए कहता है चीफ मैं आपके लिए समय निकालूंगा, जिनको अपने साथ ले जाओ। आपको क्या लगता है कि आप कितने समय तक जिंदा रहेंगे? ये मॉन्स्टर है। और किजामा फायर से बाहर आ रहा होता है, ऊपर की ओर देखता है तो एक मिसाइल उसी की तरफ आ रहा होता है, जिसे अपने हाथ से रोक लेता है। तभी वहाँ पे एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है, और कोई कहता है ताई चीफ क्या तुम दोनों ठीक हो? वो कहता है सैम, और सैम हेलीकॉप्टर होता है, वो कहता है सॉरी मैं लेट हूँ, आप सभी अंदर आ जाए मैं कवर करूंगा। जिन किजामा को हाथ को देते हुए कहता है इसे लो, और वो लोग हेलीकॉप्टर से वहां से जाने लगते हैं, और कहता मुझे यकीन होगा कि ये काफी होगा, हमने सब कुछ यूज कर लिया। और कहता वहाँ से बाहर आ जाओ। किजामा उससे बाहर आ रहा होता है, और तभी कोई कहता वो नहीं मरेगा, और किजामा उन्हें जाते हुए देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में ड्रैगन फ्लाई को देखते हैं, और स्कूल का क्लास 5 का, और क्लास में सिर्फ रेची और ली होते हैं। रेची अपना फोन यूज कर रहा होता है, ली बोर्ड होते हुए कहती है नालत है। रेची अपने फोन में देख के खामोश होता है, उसमें आराजो का मैसेज होता है जो रेची से पूछ रही होती है तुम स्कूल क्यों नहीं आ रहे? क्या तुम स्कूल ट्रांसफॉर्म कर लिए हो? कल स्कूल ट्रिप है। ली कहती मैं स्कूल ट्रिप पे जाना चाहती हूँ, जब हम बाहर थे तो उन्हें फिर से शेड्यूल क्यों करना पड़ा? मैं तो चेक भी नहीं कर पाई क्योंकि मेरा फोन खो गया था। और कहती ठीक है हम अकेले ही चलेंगे। ली खड़ा होते हुए कहता है हम अकेले वहाँ कैसे पहुँचेंगे? ली से अपना सिर पकड़ लेती है और स्माइल करते हुए कहती है चिंता मत करो, मुझे सही तरीका पता है, मुझे अपना फोन उधार दो। और वो दोनों स्कूल के बाहर खड़े होते हैं। ली रेची से कहती है मुझे लगता है कि तुम सोच रहे हो कि हम अकेले पोहंग कैसे पहुँचेंगे, चिंता मत करो हम वहाँ बाकी सबसे पहले पहुँचेंगे। और रेची से कहती क्या तुमने इंजन की आवाज सुनी? इससे रेची उधर देखने लगता है, और हम एक कार को देखते हैं जो रेची के सामने आकर रुकता है, और उसमें से रेड बड़े स्टाइल से बाहर आता है, और उनसे कहते तुम बिगड़े हुए छोटे बच्चे अंदर आ जाओ बच्चों, चलो शहर के लिए चलते हैं। ली काफी एक्साइटेड होते हुए कहती है डीप सोन शूटिंग। अगले पल में वो कार में होते हैं। ली काफी खुश होते हुए कहती है तुम काफी कूल हो और रिच भी। इससे रेड कहता है अब से मुझे मिस्टर सियोंग करके बुलाना। रेची बेचारा खामोश होता है। ली कहती है चलो चले मिस्टर सियोंग। रेची अपने ग्रैंडपा का मैसेज का रिप्लाई देता है, और इससे रेची खुश होता है। ली कहती है चलो स्कूल ट्रिप पर, और वो आगे बढ़ने लगता है, लेकिन एक ड्रैगन फ्लाई उनका पीछा कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में कई सारे ड्रैगन फ्लाई को देखते हैं, उनमें से एक आकर घास के तिनका में बैठता है। तभी कोई उसे अपने 2 उंगली से पकड़ लेता है, और सोल्जर से कहता है क्या तुमने देखा मैं कितना फास्ट हूँ? इससे एक एक्साइटेड होते हुए कहता है ये तो इनक्रेडिबल है। स्कॉर्पियन किम क्या आप कभी इन ड्रैगन फ्लाई को पकड़ने से थक जाते हैं? किम कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो? इन्हें पकड़ने के लिए ये साल का सबसे अच्छा समय है, और जब चीजें सीजन के हिसाब से हो ये बहुत डिलीशियस है, ये एक फैक्ट है और कोई भी इसे इनकार नहीं कर सकता। क्या ये सही नहीं है? सेहुई कहता है हाँ। किम कहता है मैं सुन नहीं पाया। सेहुई चिल्लाते हुए कहता है यस किम। इससे कैम सीयू का चेहरा पकड़ लेता और कहता है तुम कभी नहीं चिल्ला रहे हो, और बताओ इसके बारे में। सीयू कहता है वो प्रोटीन से भरे होते हैं। किम कहता है तुमने सही कहा, वो प्रोटीन से भरे होते हैं। जब हमने ये तय कर लिया है तो तुम अपना मुंह खोलो। इससे सीयू रो रहा होता है, लेकिन वो डर से अपना मुंह खोलता है। किंग उसके मुंह में ड्रैगन फ्लाई दे देता है और कहता है इसे निकलो, और सीयू को वॉमिट होने वाला है, लेकिन
किम कहता है भले ही तुम इसे ठूक दो लेकिन तुम्हें इसे खाना ही होगा। और एक बंदा हंसते हुए कहता है आप मजाक को बहुत आगे ले गए किम, आज कितनी ड्रैगन फ्लाई है। कहता है वो उसका 5वां है। इसे दूसरा कहता है बकवास। किम हंसते हुए कहता है उसने जरूर उसे बहुत खाया होगा। तुम्हें पता है मेरे दिनों में अगर तुम इन्हें नहीं खाते थे तो तुम सच में बर्बाद हो जाते। तुम लोगों को आभारी होना चाहिए कि तुम्हारे साथ मैं हूँ। और बेचारा सेयू उसे अभी भी निकलने की कोशिश कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में वो सभी फुटबॉल खेल रहे होते हैं। सेयू गोलकीपर बना होता है और अभी भी वो सच में से बाहर नहीं आया होता है और कांपते हुए अपने दांत को कुतरते हुए सोचता है मेरे बॉडी के साथ क्या हो रहा है, मैं सांस नहीं ले पा रहा। और किम चिल्लाते हुए कहता है वो गोल मार रहा है उसे रोको। तभी एक बंदा किक करता है और वो अभी भी कांप रहा होता है। तभी गोल होता है जिसे किम उसे गाली देते हुए कहता है तुम कमीने, और उसे पंच मारता है। सेयू को मारते हुए कहता है इस गेम में पैसे लगे होते हैं, बेहतर होगा कि तुम इसे पे करो। और उसे काफी बुरी तरह से मार रहा होता है। चश्मिश कहता है उन दोनों को क्या हो गया है, उसे बुली करने का क्या कारण है। दूसरा कहता है उसने कहा कि वो उसे पसंद नहीं करता और वो सेयू को काफी बुरी तरह से मारता है। और किम कहता है आज रात तुम और मैं अपने शिफ्ट के दौरान बातें करेंगे। पुअर गाय। नेक्स्ट सीन में देखते हैं एक सोल्जर कहता है आज शुरू करने से पहले क्या कोई बीमार है। और वो कहता है नो सर, लेकिन सेयू कांप रहा होता है जिसे कर्नल भी नोटिस कर लेता है। उससे कहता है तुम जो वहाँ हो जो कांप रहा है क्या तुम ठीक हो। किम उससे डराते हुए कहता है उठ जा कमीने। ह्यूई इससे कहता है यस सर, ये कुछ भी नहीं है सर। कर्नल कहता है तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है। ह्यूई कर्नल को बताता है फुटबॉल खेलने के समय उसे चोट लग गई। कर्नल कहता है थोड़ा केयरफुल रहा करो और याद रखो कि तुम एक सोल्जर हो। किम कहता है बुरा नहीं है। और कर्नल कहता है ठीक है अभी ठंड है इसलिए कोट पहनना जरूरी है, अगर आपकी शिफ्ट के दौरान कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे रिपोर्ट करे। ह्यूई कहता है यस सर और कर्नल कहता है बस इतना ही। और नेक्स्ट सीन नाइट का देखते हैं। उनसे एक सोल्जर कहता है वॉरियर। किम सिगरेट मांगता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं किंग सिगरेट पी रहा होता है। किम कहता है क्या तुम ठीक हो, आज सुबह के लिए सॉरी, ज्यादा परेशान मत हो है ना, मैं कल तुम्हें ड्रैगन फ्लाई नहीं खिलाऊंगा। उससे कहते हैं क्या तुम सुन रहे हो। हम उसके अंदर ड्रैगन फ्लाई को देखते हैं। किम कहता है क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। मैंने कहा मुझे माफ कर दो। अरे यार तुम मुझे फिर से गुस्सा दिला रहे हो। लेकिन अपने दांत को कुतर रहा होता है और उसके शरीर में ड्रैगन फ्लाई घुलना शुरू हो जाता है। किम उससे मारते हुए कहता है मैं तुम्हें कुछ छूट देने वाला था लेकिन तुम इसके हकदार हो। और उसे चाटा मारता है। तभी ड्रैगन फ्लाई ह्यूई के अंदर पूरी तरह से घुल जाता है। किम कहता है तुम कमीने, क्या तुमने डॉज किया। देखो यही रीजन है कि तुम्हारे जैसे कमीने लोग अच्छे बिहेव के लायक नहीं है, तुम मर रहे हो। सेयू कहता है एले लॉन्च किम। इससे किम शॉक्ड होता है और वो घुराने लगता है। इससे किम कहता है क्या तुम ठीक हो, और उसका चश्मा नीचे गिरने लगता है और वो एक इंस्पेक्टर में चेंज हो जाता है। वो अपने आप को एसएल कहता है। इससे किम काफी ज्यादा डर जाता है। वहाँ पे एक रोशनी चमकता है। नेक्स्ट सिटी को देखते हैं जहाँ पे स्कूल बस आता है। बस में न्यूज चल रहा था और कोई कहता है क्या किसी को नाश्ता चाहिए। और एक बच्चा कहता है मुझे कुछ चाहिए। और रिपोर्ट में बताया जा रहा होता है हमारी अगली खबर भी बैड न्यूज है। खबर है कि पोहांग में एक मरीन बेस पर गोलीबारी हुई है। पोहांग के निवासियों को भारी गतिविधि को सीमित करने की सलाह दी जाती है। ड्राइवर कहता है ऊपर वाले पोहांग रुको। दो बच्चे चिप्स को खाते हुए कहते हैं ज्यादा मत खाओ। एक बंदा कहता है एक्सक्यूज मी सर, हमें और कितना समय लगेगा। ड्राइवर कहता है हम लगभग वहाँ पे 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। वो कहता है प्लीज जल्दी कीजिए। और एक बंदा आरा से कहता है तुम्हें ये चाहिए। आरा कहती है मुझसे बात मत करो। और वो बाहर की ओर देखने लगती है और सोचती है ड्रैगन फ्लाई। वो बंदा कहता है ठीक है। ये कोई नहीं ईडन होता है जो सोचता है अरे यार उस दिन से हर कोई मुझे अजीब नजरों से देख रहा है। आरा को फिर से लॉलीपॉप देते हुए कहता है क्या तुम भी अकेले हो, ये तुम्हें चाहिए, अगर तुम इसे खाते हो तो तुम इस ट्रिप में मेरे साथ रहोगे। तभी आरा अपने पंच को एडन के सामने जाकर रोक लेती है जिससे एडन शॉक्ड होता है और उसके हाथ से लॉलीपॉप छूट जाता है। और आरा उससे कहती है अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हारे बाकी दांत भी तोड़ दूंगी। इससे एडन घबराते हुए कहता है मुझे इस ट्रिप पे कभी नहीं आना चाहिए था। आरा एडन से कहती है तुम्हें कोई भी चीज को जमीन पे नहीं छोड़ना चाहिए और उसको उठाने के लिए झुकती है। तभी एक इंसेक्टर आरा के पीछे से उड़ते हुए निकलता है और बस की ओर अपनी गन को तान देता है, शूट करना शुरू कर देता है जिससे कई सारे पैसेंजर मारे जाते हैं। इससे आरा को झटका लगता है। वो कहती है ये क्या हुआ और बाकी लोग चिल्ला रहे होते हैं लेकिन फायरिंग अभी भी रुका नहीं होता। और कोई डोर पे नॉक करता है और वो इंसेक्टर फायरिंग रोक देता है, बस के ऊपर खड़ा होता है। दूसरी ओर वो सब अपनी कार से आगे बढ़ रहे होते हैं और रेड उनसे कहता है तुम लोगों के साथ ऐसा कब हुआ। ली कहती है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। रेड कहता है एवोल्यूशन के बारे में। रेड कुछ बोलता नहीं और ली सोचते हुए कहती है ये बात अचानक से सामने आई, तुम क्यों पूछ रहे हो। आज सोचती वो देखने में तो बेवकूफ लगता है लेकिन उसमें एक साइड इंटेलिजेंट भी है। रेड कहता है कोई स्पेशल रीजन नहीं है, सोचा कि हमें एक दूसरे के बारे में और ज्यादा जानना चाहिए, मैं पहले अपनी स्टोरी बताऊंगा। ली कहती है बताओ। रेड बताता है ये मेरा हाई स्कूल की बात है जब मेरे एज किशोर अवस्था के विद्रोह अपने सबसे बुरे वक्त में था। मैंने बॉक्सिंग शुरू की और जल्दी एक उभरते हुए सितारे के रूप में पहचान बना ली। मुझे लगता था कि मैं अनस्टॉपेबल हूं। एक दिन मेरी फाइट एक ऐसे लड़के से हो गई जिसने इंजन में अपना नाम बनाया था। मैंने उसे बुरी तरह से पीटा और अगले दिन उसका गैंग मेरे पीछे आ गया। उन्होंने मुझे बहुत बुरी तरह से पीटा और रेड सोचता ये बकवास है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इन गैंग से इसलिए हार रहा हूँ क्योंकि उनकी संख्या मुझसे ज्यादा है। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं उन सबको मार डालूंगा। और उनसे कहता मैं तुम में से हर एक को मार डालूंगा। और रेड चेंज होने लगता है और बताता है और उसी समय जब मेरे गुस्से ने मुझे खा लिया मैं इवॉल्व हो गया। पहले तो मैं ये जान के शॉक्ड हुआ कि मैं एक इंसेक्टर हूँ और बाद में ये सोचे बिना रह नहीं सका कि मैं एक हार्मलेस लेडी बग में क्यों बदल गया। इसलिए जब मैं क्लब 6 में शामिल हुआ तो मैंने हाना से पूछा जिसने लार्वा पिल बनाई थी। हाना कहती क्या तुम ह्यूमन एवरेज जानते हो, वो अपने लाइफ टाइम में कई तरह के इंसेक्ट खाते हैं, चाहे वो आपको काटा गया हो, डग मारा गया हो या फिर खाया गया हो। और नींद के दौरान लेडी बग को खा जाता है। एक स्पेशल इंसेक्टर के जीन्स के निशान तुम्हारे सिस्टम में मौजूद है और आपका एक हिस्सा बन जाता है। इन्फेक्टेड ह्यूमन एक डोरमेंट लार्वा की तरह होते हैं, उनका अपीयरेंस और ब्लड अनइफेक्टेड रहता है, इसलिए वो अपनी स्थिति से अनजान होकर समाज में रहना जारी रखते हैं। लेकिन एक बार उनका ट्रिगल चालू हो गया, उनके बॉडी में मौजूद इंसेक्टर जीन्स उनके बॉडी को
कंट्रोल कर लेते हैं और वो एक इंसेक्टर में इवॉल्व हो जाते हैं। तभी मुझे ये बात समझ में आई कि शायद मैंने एक लेडी बग को निकल लिया है। मैं हैरान हूँ कि 6 आउट के बाद हाना कहाँ चली गई, वो काफी हॉट है। लिखी थी क्या वो सही है? और रेड से कहती है तुम काफी ज्यादा बातें करते हो। रेड कहता ऑल राइट अब तुम्हारी बारी। लिखी थी मुझे भी याद है एक निकलने की, ये 2 साल पहले की बात है। मैं अपने डैड के साथ उनके खेत में मदद करने के बाद घर जा रहे थे और ली खिड़की के बाहर होती है। उसका डैड कहता है विंडो बंद कर दूं क्या? मैं नहीं चाहता कि कीड़े अंदर आए। एक सिल उड़ के आ रहा जो ली के मुंह के अंदर घुस जाता है। इससे ली खांसना शुरू हो जाती है और उसका डैड कहता है क्या बात है? ली कहती है एक बग अंदर चला गया। उसका डैड कहता है कहाँ? ली कहती है मेरे मुंह में। उसका डैड कहता है तो इसे थूक दो। ली कहती है मैंने उसे निगल लिया। उसका डैड कहता है क्या? ली कहती है कुछ महीने पहले की बात है जब किजामा ने मेरे पेरेंट्स को मार डाला और मैं इवॉल्व हो गई, इसलिए थैंक्स उसने मुझे बकस दिया। उसने कहा कि वो अपने जैसे को नहीं मारता। डैड कहता है मैं समझ गया, मुझे ये सुनकर दुख हुआ। ली कहती है भूल जाओ और वो रेची से पूछता है ब्लैक एंड तुम? ली खामोश होती है। रेड कहता है तुम्हारी बारी, तुम्हारे साथ ऐसा कब हुआ? रेची कहता है जब मैं बच्चा था और मुझे ज्यादा डिटेल्स याद नहीं है। ली कहती शायद तुम्हें याद ना हो कि ये बहुत पहले हुआ है। रेड कहता है अपने याददाश्त को जब जोड़ने की कोशिश करो, क्या पता तुम्हें याद आ जाए। ली कहती चुप हो जाओ और गाड़ी चलाओ। रेची खामोश होता है और वो सभी पोहांग पहुंच चुके होते हैं। रेड के गाल सूझ जाता है और कहता है ठीक है बच्चे हम लगभग वहाँ पहुंच चुके हैं। इससे ली एक्साइटेड हो जाती है और अपने सामने की ओर देखती है तो सभी कार वापसी आ रहे होते हैं और वो लोग ट्रैफिक में फंस जाते हैं। रेड हॉर्न मारता है और कहते हैं यहाँ पे एक सोल्जर बैच भी है। रेड उसे सलूट करते हुए कहता है गुड डे। सोल्जर कहता है गुड डे सर, हमें आपकी कार को दूसरी ओर मोड़ने की जरूरत है। रेड पूछता है क्या कुछ हुआ है क्या? मेरे स्टूडेंट को अपने क्लासमेट के साथ एक फील्ड ट्रिप पे जाना है। अली बड़े मासूम अंदाज में हाथ जोड़ रही होती है और कहती है प्लीज हमें जाने दीजिए। तभी रेची को इंस्पेक्टर का फील होता है। सोल्जर कहता है क्या वो है? कोई बात नहीं, हम आगे एक भगोड़े से निपट रहे हैं इसलिए ये डेंजर है, प्लीज अपनी गाड़ी मोड़ ले। सोल्जर कहता है ये शुरू हो गया, आपको इमीडिएटली यहाँ से चले जाना चाहिए। रेड कहता है गन फायर। ली कहती है आखिर क्या हो रहा है? मुझे उम्मीद है को हमारी क्लास में ठीक हो। रेची कहता चलो यहाँ से। ली कहते कहाँ वापस जाए सियोल? रेची कहता नहीं, यहाँ एक इंस्पेक्टर है, जल्दी करो। रेड कहता ठीक है आपके सर्विस के लिए थैंक्स, हम यहाँ से जा रहे हैं और उसे सलूट करता है। सोल्जर भी सलूट करते हुए कहता है थैंक यू और रेड अपनी कार को बूस्ट करने लगता है जिससे सोल्जर का ध्यान उनकी तरफ जाता है। रेड कार को स्टार्ट करते हुए कहता है चलो देखते हैं ये कैसा होता है। रेड बैरियर को तोड़ते हुए आगे बढ़ जाता है जिससे सोल्जर कहता है सर आप वहाँ नहीं जा सकते। दूसरी तरफ सोल्जर फायरिंग कर रहे होते हैं और एक सोल्जर मिसाइल फायर करता है। इंस्पेक्टर काफी फास्ट उड़ते हुए सभी बुलेट को डॉज कर रहा होता है और इंस्पेक्टर उन्हें तीनों की तरफ बढ़ रहा होता है जिससे वो घबराना शुरू कर देते हैं और इंस्पेक्टर उनको काटते हुए आगे बढ़ जाता है। सोल्जर इमीडिएटली बैकअप मांगने लगते हैं। सोल्जर कहता है आई रिपीट मुझे इमीडिएटली बैकअप चाहिए और इंस्पेक्टर उनके डेड बॉडी के सामने खड़ा होता है। सोल्जर फोन पे कह रहा होता है अल्फा कंपनी खत्म हो गई है, टारगेट मेरे सामने है और इंस्पेक्टर मैगजीन को ले रहा होता है, ग्रेनेड को इकट्ठा कर रहा है और इसलिए अपने गन को रिलोड करता है और सोल्जर कह रहा था प्लीज हमें अभी बैकअप चाहिए। अभी एक ग्रेनेड उड़ते हुए आकर एक सोल्जर के सिर पे गिरता है और वहाँ पे जबरदस्त ब्लास्ट होता है जिससे कई सारे सोल्जर मारे जाते हैं। बाकी सोल्जर को आगे कोई उसे प्रोटेक्ट करते हैं और जब वो सोल्जर अपने सामने देखता है तो उससे पूछता है तुम हो कौन? और ये नाद होती है जो कहती है चिंता मत करो, इस इंस्पेक्टर को हम बगरीपर पर छोड़िए। और इंस्पेक्टर असली कह रहा होता है और उनमें अपना गन तान देता है। नाद अपने पंच को चार्ज करते हुए कहती है एरोगेंट मत बनो। और दोनों भी अपने आप को चार्ज करते हुए कहते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम हमें हैंडल कर सकते हो? नाद कहती है ये काम करेगा और एस्ली उन पे फायर कर देता है जिसे 2 बगरीपर क्लॉक से ब्लॉक कर रहा होता है और आगे बढ़ने लगते हैं। एस्ली भी पीछे को होते हुए उन पे शूट कर रहा होता है लेकिन वो दोनों ब्लॉक करते हुए एस्ली के पास पहुंच रहा होता है और अपने हाथ से नाइफ निकालते हुए वो दोनों हंटर से एस्ली के दोनों हाथ पे अटैक कर देता है जिससे उसका दोनों हाथ कट के नीचे गिर जाता है और उसे जबरदस्त ठंडा शॉक लगता है। नाद आगे बढ़ते हुए कहती है क्या तुम गन का यूज करने के लिए इंस्पेक्टर बन गए? अपने पंच को बनाते हुए कहते हैं ये काम नहीं करेगा। अपने पंच को मैक्सिमम आउटपुट तक चार्ज कर लेती है और जाके एस्ली के फेस पे जबरदस्त पंच मारती है। इससे एस्ली दूर जाके गिरता है और वो रोड करने लगता है। तभी हाना उसके पास पहुंचकर उसके पेट में जबरदस्त पंच मारती है और उसे फिर से पंच मारने जा रही होती है। इंस्पेक्टर कहता है एस्ली, हाना मारते हुए कहती है मर जाओ इंस्पेक्टर। और एस्ली को अपने बुली करने वाले दिन याद आ जाता है जब उससे कोई कहता है मर जा कमीने। इससे वो कहता है रुको, लेकिन हाना उसके फेस में पंच मार देती है। इंस्पेक्टर कहता है प्लीज रुक जाओ। सीयू का फेस दिखने लगता है और कहता है रुको प्लीज मैं भीख मांगता हूँ। इसे हाना उसे घूर को देखने लगती है। सीयू कहता है किम। नान अभी उसे देख रही होती है। नान कहती है अभी भी होश में इसे पकड़ लो। दोनों कहते हैं यस मैम। अपने हाथ को रिग्रो करते हुए कहता है ही योग जिन और वो किस तरह से बुली होता है वो सब चीज याद करने लगता है। इंस्पेक्टर कहता है मैंने क्या किया, मैं ये डिजर्व नहीं करता, तुम सन ऑफ विच। और अपने हाथ को एक ड्रैगन फ्लाई में चेंज कर लेता है जो घुरा रहा होता है। दोनों कहता है मैम देखिए। एस्ली शूट करते हुए कहता है तुम खुद इसका स्वाद चखो और वो कैसा ड्रैगन फ्लाई से अटैक कर देता है जो नान का 2 मेंबर का सिर को धड़ से अलग कर देता है जिससे नान शॉक्ड होती है और उसके दोनों सोल्जर उसके सामने मरे पड़े होते हैं। और यहाँ ये पूरी तरह से इंस्पेक्टर बन गया है जो एक जुम्मो ड्रैगन फ्लाई इंस्पेक्टर एस्ली है। नान भड़कते हुए कहते हैं ये तुमने क्या किया? एस्ली उड़ने लगता है और उसमें अपने ड्रैगन फ्लाई से अटैक कर देता है। नान कहती है तुम्हारी ऐसी की तैसी और अपने हाथ से उन सभी ड्रैगन फ्लाई को ठंडा शॉक देती है और एस्ली से कहती है मैं तुम्हें मार डालूंगी। एस्ली वहाँ से जाते हुए कहता है तुम नहीं। नान अपने हाथ में ठंडा एनर्जी बनाते हुए कहती है दूर जा रहे हो और उसे एस्ली पर शूट कर देती है जो एस्ली को जाके लगता है और वो नीचे की ओर आने लगता है लेकिन वो अपने आप को संभाल कर आगे की ओर बढ़ने लगता है। नान कहती है तुम कमीने और वो भी उसके पीछे जाने लगती है और एस्ली से कहती है तुम मरोगे। जिस बस पर एस्ली ने अटैक किया होता है जिन्हें सोल्जर अपने कब्जे में ले लेते हैं। अरे कहता प्लीज रुक जाए। तभी ली वहाँ पे आती है, बस के अंदर जाकर देखती है तो बस के अंदर खाली बुलेट का निशान होता है। ली कहता सॉरी और वो सोल्जर बता रहा होता है मैंने कहा जब हम यहाँ पहुंचे तो अंदर कोई नहीं था। और कहता क्या वो एक टीचर है और वो सोल्जर रेड से कहता है मैं कसम खाता हूँ मैंने तुम्हें कहीं देखा है। ली भी रेड को देखती है और रेड ली को इशारे से मना कर रहा होता है और वो ऑफिसर कहता है उन्हें हॉस्पिटल नहीं भेजा गया है ना, अजीब है। दूसरी ओर ली
काफी स्पीड से आगे बढ़ रहा होता है। अली कहती है रेची क्या तुमने उसे ढूंढ लिया? रेची कहता अभी नहीं, मैं जितना फास्ट हो सकता है उतना जा रहा हूँ। हमारे क्लास का क्या? अली कहती है अभी कुछ भी नहीं। उन सभी का गायब होने का एकमात्र कारण वही है। ऐसा लगता है कि उसने उन्हें बाद में खाने के लिए छिपा कर रखा होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हमें ढूंढना होगा। रेची कहता समझ गया। अली कहती है हम तुम तक पहुँच जाएंगे। अली अपने बैंडेज को निकालता है जिससे वो इंसेक्टर में ट्रांसफॉर्म होने लगता है और काफी स्पीड से आगे बढ़ने लगता है। नेक्स्ट सीन कुछ समय पहले का देखते हैं जब एस्ली ने अटैक किया होता है। आरा ये देख काफी ज्यादा घबरा जाती है और अपने दोस्तों को आवाज लगाने लगती है, लेकिन सबके सब मर चुके होते हैं। आरा काफी ज्यादा शॉक्ड होती है क्योंकि एस्ली बस के अंदर आ जाता है। इससे आरा एक बस के सीट के पीछे जाकर छुप जाती है और सोचती है कि इंसेक्टर। आरा झाग को देखती है तो उसे इंसेक्टर नहीं दिखता। आरा सोचती है क्या वो वापस बाहर चला गया? अभी यहाँ से निकलना काफी ज्यादा डेंजर है और अपने फोन निकाल के बकरी पकड़ी रिपोर्ट करने लगती है। तभी फोन पे पानी का ड्रॉप गिरता है। इससे आरा अपने ऊपर देखती है तो एस्ली लार टपकाते हुए उसे देख रहा होता है और कहता है अपने खाना का एंजॉय ले। तभी एस्ली आरा पे झपट्टा मारता है और किसी का आँख खुलता है तो उसके सामने मरे पड़े लोग होते हैं और ये आरा होती है जो अभी भी जिंदा होती है। आरा अपने चारों ओर देखती है तो सिर्फ लाशों का ढेर लगा होता है। ये सब देख के आरा डर से कांपने लगती है और कहती है कहाँ हूँ मैं? तभी आरा किसी के आने का आवाज आता है क्योंकि वहाँ पे एस्ली पहुँच चुका होता है। इससे आरा बेहोश होने की एक्टिंग करती है। एस्ली कहता अच्छा दिन है सर, लैंड सो ही रिपोर्ट कर रहा हूँ। और आगे बढ़ते हुए एक सोल्जर को पकड़ते हुए कहता मैं भूखा हूँ और उसे खाते हुए कहता अपने खाने का मजे ले। आरा ये सब सुनकर काफी ज्यादा घबरा जाती है और एस्ली सोल्जर को नोच नोच के खाने लगता है और खाने के बाद कहता है खाने के लिए थैंक्स और आरा की तरफ देखने लगता है। आरा सोचती है मुझे यहाँ से निकलना है इससे पहले कि वो मुझे खा जाए। तभी आरा शौक होते हुए सोचती है एक कॉल। एस्ली बाकी डेड बॉडी को देख रहा होता है और आरा फोन को ऑन करते हुए कहती है अब क्यों? और वो रेची को कॉल लगाती है और अपने वॉल्यूम को कम कर लेती है। फोन लगते ही रेची कहता है आरा तुम कहाँ हो? क्या तुम ठीक हो? ठीक है मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें बचाने आऊंगा। और फोन की आवाज से एस्ली आरा के पास पहुंच जाता है। आरा भी उसे देखती है। तभी एस्ली आरा को उसे गला पकड़ के उठा लेता है। आरा की आंखों में आंसू होता है और वो कराते हुए कहती है चले जाओ और चिल्लाते हुए कहती है मैंने कहा मुझे छोड़ दो। लेकिन एस्ली को बुली करने वाले दिन याद आ जाते हैं जब एक बंदा सूही का जबरदस्ती मुंह खोलकर ड्रैगन फ्लाई खिला देता है और उस एस्ली ने भी यही कहा था मैंने कहा मुझे छोड़ दो। इससे वो बंदा और एस्ली दोनों कहते हैं क्या ये एक ऑर्डर है? लेकिन आरा कर्रा रही होती है और सोचती है प्लीज हेल्प मी, तुमने कहा कि तुम मुझे बचाने आ रहे हो। एस्ली आरा को खाने ही जा रहा होता है और आरा रेची को सोचती है। तभी एस्ली के फेस में जबरदस्त पंच पड़ता है और रेची एस्ली के हाथ को अपने हाथ से पकड़ लेता है और पंच के फोर्स से एस्ली का हाथ टूटते हुए दूर जाके गिरता है। आरा ये देख के कहती है रेची, लेकिन उसके सामने ब्लैक हैंड होता है और रेची एस्ली का हाथ को फेंक देता है। आरा ब्लैक हैंड को देख के सोचती है ये यहाँ। एस्ली खड़ा होता है और अपने हाथ को चेंज करते हुए आगे बढ़ता है और कहता है घुसपैठिया देखा गया है। रेची ली को पीछे गौर करता है और एक हैंड कोड को फेंकता है जिससे ब्लोबी निकलता है। एस्ली अपने हाथ को ट्रांसफॉर्म करते हुए फायर कर देता है। रेची ब्लोबी को आरा को प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है जिससे ब्लोबी आरा से लिपट जाता है और एस्ली कई सारा फायर करता है जिससे रेची डॉज करते हुए आगे बढ़ रहा होता है और आरा को ब्लोबी प्रोटेक्ट कर रहा होता है। लेकिन रेची की तरफ कई सारे ड्रैगन ब्लड आ रहा होता है जिसे रेची नोटिस कर लेता है और अपने हाथों से डिस्ट्रॉय करने लगता है और एस्ली को पंच मारने आ रहा होता है। लेकिन एस्ली उसे डॉज कर लेता है और एस्ली भी रेची को पंच मारता है जिसे रेची भी डॉज कर लेता है और उन दोनों में घमासान फाइट शुरू हो जाता है। लेकिन एक ड्रैगन फ्लाई ब्लड आकर रेची का गला पकड़ लेता है जिसे रेची अपने हाथों से पकड़ के निकाल रहा होता है। एस्ली घुराते हुए कई सारा फायर कर देता है जो रेची को लगते हुए आगे बढ़ जाता है। इससे रेची ब्लड की खांसी करता है और एस्ली हवा में उड़ने लगता है और उसके साथ कई सारे ड्रैगन फ्लाई ब्लड भी। रेची एस्ली को देखता है और अपने ड्रैगन फ्लाई को रेची पर अटैक करने के लिए बोल देता है जिससे वो सभी रेची को घेर लेते हैं और रेची को जाके लगते हैं जिससे रेची का कई सारा ब्लड निकलता है और वो सेंटर से 2 टुकड़े में कट जाता है। बाकी एंड आगे ब्लोबी से जुड़ जाते हैं। आरा हैरान होते हुए सोचती है क्या चल रहा है और रेची का बॉडी डिस्ट्रॉय हो रहा होता है। लेकिन एस्ली रेची की तरफ अपना ड्रैगन फ्लाई को तान चुका होता है। तभी रेची काफी स्पीड से एस्ली के पीछे पहुंच जाता है। इससे एस्ली भी हैरान होता है और रेची अपने क्लॉट को साफ करते हुए एस्ली पे अटैक कर देता है जिससे एस्ली जमीन पे जाके गिरता है और अपने आप को संभालते हुए रेची पे कई सारा फायर करता है जिसे रेची अपने हाथों से ब्लॉक कर रहा होता है। रेची ब्लैक हैंड को ऑर्डर देता है जिससे ब्लैक हैंड एस्ली के पीछे इकट्ठा होने लगते हैं और रेची उसे असेंबल करता है। ये देख के एस्ली शॉक्ड होता है क्योंकि वो सभी हैंड कई सारे ब्लोबी में बदलने लगता है और घुरा रहे होते हैं। रेची आगे बढ़ते हुए अपने सामने देखता है तो एस्ली का एक पैर दिखता है। इससे रेची अपने पीछे और देखता है तो एस्ली आरा को लेकर वहाँ से भाग रहा होता है। आरा चिल्लाते हुए कहती है मुझे छोड़ दो। रेची भी उसका पीछा कर रहा होता है और ब्लोबी को बुलाता है। ब्लोबी रेची से आके जुड़ जाता है और वो एक विंग्स का शेप ले लेता है जिससे रेची भी हवा में उड़ने लगता है और एस्ली आगे होता है। आरा रेची को देखकर सोचती है वो हमारा पीछा कर रहा है। एस्ली कहता क्यों? वो तुम्हारी मदद करना चाहता है। इससे आरा एस्ली को देखता है तो एस्ली कहता है कोई मुझे बचाने क्यों नहीं आया? क्यों? इससे आरा शॉक्ड होती है। एस्ली कहता है मैं सबसे नफरत करता हूँ। लेकिन रेची उसका पीछे ही होता है। मैं विश करता हूँ तुम सब मर जाओ और आरा को नीचे फेंक देता है और उसमें अपना गन तानते हुए कहता है मर जाओ। लेकिन रेची आरा को कैच कर लेता है। तभी एस्ली भी शूट करता है। रेची आगे और जा रहा होता है। तभी कोई कहता है तुम मुझे मिल गए और ये नान होती है जो काफी स्पीड से आगे बढ़ती है। इससे रेची भी शॉक्ड होता है। वो एस्ली को जाकर जबरदस्त थंडर शॉक देती है और रेची से कहता है बेहतर होगा कि तुम उस लड़की को जाने दो और अपने थंडर पंच को चार्ज करती है और रेची से कहती है मैं नहीं चाहती कि जब मैं तुम्हें मार दूं तो वो मेरे रास्ते में आए। नेक्स्ट सीन कुछ समय पहले का देखते हैं। नान कहती है मैंने उसे देखा और नान सोचती इससे पहले कि मैं थंडर क्लैप करती वो ब्लैक इंसेक्टर उस लड़की को कैच करने के लिए झपटा। क्या वो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था? और कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल
वाला है और फाइट करने को तैयार होते हुए कहती कोई रास्ता नहीं है, एक इंसेक्ट ऐसा काम कर सकता है। और एशली जाके जमीन पर गिरता है। नाना रेची को कहती है उसे हॉस्टेस के रूम में यूज करना। रेची इससे कुछ बोलता नहीं और रेची को पंच मारते हुए कहती है एरोगेंट मत बनो। तभी रेची के फेस में जबरदस्त पंच मारता है जिससे रेची नीचे की ओर जाने लगता है और नाना को पकड़ते हुए जमीन पे आके लैंड करती है और अपने हुडी को आरा को पहना देती है और फाइट करने को तैयार होती है और वो रेची के पास पहुंच जाती है। जब आरा अपना आँख खोल के सामने की ओर देखती है तो उसके सामने जबरदस्त फाइट चल रहा होता है। नान उसे पंच मारती है लेकिन रेची उसके सारे हमले को सिर्फ डॉज कर रहा होता है। नान फिर से पंच मारते हुए सोचती है वो क्या कर रहा है, वो केवल डिफेंस कर रहा है, वो बिल्कुल भी फाइटिंग बैक नहीं कर रहा। और नान रेची को फिर से पंच मारती है जिसे रेची अपने 2 हाथ से ब्लॉक कर लेता है लेकिन उन पंच का शॉक वेव काफी दूर तक जाता है। नान रेची से कहती है तुम्हारा क्या मैटर है, तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम सच में उस लड़की को बचाने की कोशिश कर रहे थे। रेची कहता है यस, क्या इससे आपको प्रॉब्लम है। नान कहती है 387 पीपल। इससे रेची शॉक्ड होता है और नान बताती कल एक इंसेक्टर ने मेरे कई सारे अलायंस को मार डाला और तुम मुझे कह रहे हो कि तुम इंसानों को प्रोटेक्ट कर रहे हो। और रेची को पंच मारते हुए कहती है और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इस बकवास बात पर विश्वास करूंगी। तभी आरा कहती है रुक जाओ, जिससे नान रुक जाती है और पीछे को देखती है तो आरा कहती है प्लीज रुको, उस आदमी को मत मारो। रेची इससे शॉक्ड होता है। नान कहती है आदमी। आरा कहती है आप बग रिपर वाले है ना, वो लोग जो इंसेक्टर को डिफीट करते हैं और लोगों को बचाते हैं, वो वही है। इसने इंसेक्टर को डिफीट किया और मुझे बचाया और ये पहली बार नहीं है जब इन्होंने ऐसा किया है। और आगे बढ़ते हुए कहती है तो प्लीज। नान कहती है ये खतरनाक है और आरा उन दोनों के बीच में खड़े होते कहती है इसे मत मारो। नान आरा को पकड़ते हुए कहती है ध्यान से सुनो लड़की, वो एक इंसेक्टर है। एक इंसेक्टर, क्या तुमने मेरी बात सुनी? ये इंसेक्ट है जो इंसानों को चोट पहुंचाता है उसे मार देते हैं। ऐसा लग सकता है जैसे उसने तुम्हें बचा लिया है लेकिन हो सकता है कि वो तुम्हारे साथ कुछ भयानक करने की प्लान बना रहा हो। तुम्हारे फैमिली, फ्रेंड और तुम्हारे जानने वाले सभी लोग डेंजर में पड़ सकते हैं। क्या तुम इससे सहमत हो? और आरा को सभी बात याद आता है, कैसे उसके दोस्त मारे गए और उसके सामने कैसे डेड बॉडी का ढेर था। और नाना आरा से कहती है क्या तुम जानते हो मेरे अलायंस किस कारण से मारे गए? वो भी उस कमीने की तरह इंसेक्टर था और कोई ऑर्डिनरी इंसेक्टर नहीं, लेकिन वो लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। एक इंसेक्टर जो इंसानों को भलाई के लिए बनाया गया था, एक इंसेक्टर काउंटर मेजर। उन्होंने इसे किसामा कहा। इसे रेची साउंड होते हुए कहता किसामा। रेची कहता किसामा ने बग रिपर पर अटैक किया क्योंकि वो उसके मकसद के रास्ते में आ रहे थे, लेकिन उसके बाद खुद जाने कोई रीजन नहीं है। अगर कोई रीजन था तो प्रोबेबली उसे मेरे एग्जिस्टेंस के बारे में पता चल गया है, फिर उसने मेरे वजह से बग रिपर में हमला किया। नान कहती है रुको, कैसे मतलब हो सकता है कि? नान आगे बढ़ते हुए कहती है तुम्हें ये मिला। आरा से कहती है मेरे रास्ते से हट जाओ। आरा कहती है प्लीज मेरी बात तो सुनो। नान कहती है पीछे हट जाओ, तुम्हें चोट लग जाएगी। रेची आरा कंधे पे हाथ रख के कहता है बस बहुत हुआ आरा। इससे आरा सोचती है ये आवाज तो। रेची अपने फेस से आर्मर को हटाते हुए कहता है मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हें बचाऊंगा। नान रेची को फेस को देखकर काफी शॉक्ड होती है और रेची कहता है इसे मुझ पे छोड़ दो किसामा को। नान कहते तुम केस की तरह दिख रहे हो। रेची कहता है मैं जानता हूँ। और हम एक पर्सन को देखते हैं जिसे कोई कैद करके रखा होता है और उसे गर्दन से भी एक एंट निकलता है और उसके आईज भी रेची की तरह हो जाता है और कहता कहाँ है वो, और शायद यही है केस। और नेक्स्ट सीन में बग रिपर बस को देखते हैं जिसमें नान और आरा होती है और नान फोन पे कहती है ये गोडियक नाम की नान है जो गैम्ब्यूक मेडिकल में रिपोर्ट कर रही है मरीन कॉर्प सेक्टर को सिक्योर कर लिया गया है और 2 एजेंट मारे गए। मैंने ब्लैक एंट को भी पकड़ लिया है जिसके पास केस की जानकारी है। फिलहाल हम हेडक्वार्टर के रास्ते में हैं। हम पहुंचते ही पूछताछ शुरू कर देंगे, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अरेंजमेंट कर ली जाए। और वो बग रिपर के हेडक्वार्टर पहुंचते हैं और नान गार्ड को अपने बारे में बताती है। इससे गार्ड उन्हें स्कैन करते हुए आगे जाने के लिए कहता है और वहाँ पर ली और रेड भी आते हैं। और रेड कहते हैं मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं बग रिपर के हेडक्वार्टर में जाऊंगा। ली कहती है वो क्या कर रहा है, मैं कभी नहीं बता सकती कि वो क्या सोच रहा है। और वो दोनों भी आगे बढ़ते हैं। तभी ली अपने सामने देख काफी शॉक्ड होती है और खुद और रेड को रोकती है। इससे रेड अपने गले को पकड़ते हुए कहता है क्या हुआ, क्योंकि सामने बग रिपर होते हैं। लेकिन दोनों को ऐसा लग रहा है कि क्या उसे पकड़ लिया गया है। रेड काफी गुस्से में कहता है ये क्या हो रहा है और वो दोनों ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं और रेड कहता है मैं पर्पल हेयर वाली को संभाल लूंगा, बाकी को तुम देख लो। ली कहती है मुझे ऑर्डर मत दो। तभी रेड को पच पड़ता है। इससे रेड कहता है शांत रहो। ली कहती है वो मैं नहीं थी। और अपने नीचे देखे काफी हैरान होते हैं क्योंकि वहाँ पे एक छोटा सा मासूम एंट होता है। रेड हैरान होते हुए कहता है एक चुहावा, लेकिन ली उसे पहचानते हुए कहती है बुलाबी। बुलाबी अपने एंट से लिखते हुए कहता है कुछ मत करो। इससे ली कहती क्या ये रेची का मैसेज है। रेड कहता मुझे भी ऐसा लगता है। बुलाबी लिख के बताता है कि मुझे फॉलो करो। ली कहती वो चाहता है कि हम इसके पीछे जाएं। अब वो दोनों बुलाबी को फॉलो करते हुए ली कहती है सीरियसली हम तो बस उसे बचाने जा ही रहे थे, ये कितना एनोइंग है। रेड कहता है अरे यार चलो कार की तरफ चले। और दूसरी ओर एक गेट खुलता है और उससे वो सभी लोग अंदर आते हैं। उसके सामने कई सारे लोग होते हैं जो कहते हैं अच्छा काम किया मैडम, क्या आपको कहीं चोट लगी है? नान कहती है मैं ठीक हूँ, प्लीज पहले से लड़की की देखभाल करें, ये वो उस इंसिडेंट में जिंदा बची है। वो कहते हैं यस मैम। और एक नर्स आरा से पूछती है क्या आप चल सकते हैं, प्लीज हमारे पीछे ट्रीटमेंट रूम तक आए। और आरा वहाँ से जाते हुए रेची को देखते हैं, रेची भी उसे देखता है। तुम सीधे इंट्रोगेशन रूम जा रहे हो। रेची कहता है जैसा तुम चाहो। आरा आगे बढ़ रही होती है। तभी को चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो। इससे आरा का ध्यान उधर जाता है और कोई कहता है वो इसे मेरे बॉडी पे लगाना चाहते थे। जिन कहता है बिल्कुल भी नहीं। वो कहता शांत हो जाओ जिन, मैं जानता हूँ तुम क्या फील कर रहे हो, ये केवल वही है जो रिसर्च और डॉक्टर ने रिकमेंड किया है। और वो सोचता है मैं उस पर्सन को जानता हूँ। नर्स आरा को कहती है कल के इंसिडेंट की वजह से हालात काफी बिजी हो गए हैं, प्लीज इस ओर आइए। आरा कहती है ठीक है। हम किजामा को हाथ को देखते हैं जो एक चैम्बर में बंद होता है। शायद जिन कहता है पहले वो हमारे बॉडी में इंसेक्ट जीन्स डालना चाहते थे और अब वो इंसेक्ट पार्ट को हम पर ट्रांसप्लांट का सलाह दे रहे हैं, तुम जानते हो पो। और स्टोरी कुछ समय पहले का देखते हैं जब उससे कोई कहता है मास्टर मैं इसे ले जा रहा हूँ। इससे जिन हैरान होते हुए कहता है क्या, और एक बंदा स्माइल करता
करते हुए कहता है उन सभी को बचाने का एक ही तरीका है, इंस्पेक्टर जीन्स इंजेक्शन, तो प्लीज मुझे माफ कर दे। और हम जिन को देखते हैं जिसका एक पैर और हाथ नहीं होता, और वो कहता है मैं अपने स्टूडेंट पर इंस्पेक्टर जीन्स लेने के कारण गुस्सा हो गया और यहाँ तक कि उससे संबंध भी तोड़ लिए, ये जानते हुए कि वो सब उसने मेरे लिए किया। मैं जो किया उसके बाद में इंस्पेक्टर पर निर्भर नहीं रह सकता, और इसके अलावा मेरा कॉन्फिडेंस अभी भी नहीं बदला। वो कहता तो आप इस तरह से लड़ने जा रहे हैं? जिन कहता हाँ। वो कहता मैं ये नहीं कह सकता कि मैं सरप्राइज हुआ, आप जानते हैं एक पैर और एक हाथ के बिना भी आप प्रोबेबली सबसे ग्रेटेस्ट बकरी पर हो। जिन हंसते हुए कहता बेशक मैं अपनी इस कंडीशन में भी बैटल में आप सबके साथ रहूंगा। वो कहता तुम्हारे लिए अच्छा है, और अपने कॉल को उठाते हुए कहता है ये पो है। पो काफी शॉक्ड होते हुए वहाँ से जाने लगता है। इससे जिन कहता तुम कहाँ जा रहे हो? वो कहता है स्मोक ब्रेक, और वहाँ से जा रहा होता है। तभी वो रेची को देखता है और रेची भी उसे देखता है। डांट कहती तुम यहाँ हो, जिन कैसा है? वो कहता है वो बहुत अच्छा कर रहा है, क्या ये वही स्टूडेंट है जो ये अच्छा है? डांट कहती हाँ यही है। डांट कहती है इसने कहा कि वो किजामा के मकसद के बारे में जानता है, जाहिर है वो एंड प्रोजेक्ट से स्पेसिमेन नंबर 1 है, और ये कहता है कि एक ब्लैक एंट है। इससे पो को बुक का छोटा बच्चा याद आता है। और नेक्स्ट इंटरग्रेशन रूम का देखते हैं, कुछ मेंबर बाहर बैठे होते हैं, और पो रेची को देख के सोचता है मुझे यकीन था कि फोटो में दिख रही महिला स्पेसिमेन नंबर 1 थी, लेकिन ये तो एक बच्चा है। और पो रेची से कहता है मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, मेरे हिसाब से किंग ऑफ इंसेक्टर किजामा एंड कैसल प्रोजेक्ट से बना है, क्या तुम उसके जैसे हो? रेची कहता नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ भी वैसे ही बिहेव किया जाए जैसा उसके साथ किया गया। मुझे अपने बचपन की ज्यादा याद नहीं है, लेकिन मैं फिर भी जानना चाहता हूँ वो क्या है। प्रोजेक्ट नंबर 2 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसेक्टर को एंड कैसल प्रोजेक्ट के साथ मिलाने का नतीजा, और अब वो एपिस इंसेक्टर का हेड है। वो पूछता है ये केस क्या है जिसके पीछे वो पड़ा है, और सोचता है करंट एग्जीक्यूटिव मेंबर को भी केस के बारे में कुछ नहीं पता, क्या इस लड़के की इन्फॉर्मेशन पे भरोसा किया जा सकता है? रेची कहता है वो वही है जो सबको संभालता है और सबको बनाता है, लेकिन वो भी मेरा भाई है। इससे पो और नान दोनों शॉक्ड होते हुए कहते हैं तुम्हारा भाई, और बाकी मेंबर भी आपस में बात करने लगते हैं। वो कहता है और तुमने कहा कि तुम जानते हो वो कहाँ है, क्या तुम हमें वहाँ ले जा सकते हो? रेची कहता है मैं उस पर्सन को कॉल किया है जो उसकी देखभाल करने के लिए जिम्मेदार है, वो आ रही है। इससे वो दोनों फिर से शॉक्ड होते हैं, और वो घबराते हुए सोचता है वो पर्सन जो उसका देखभाल करता है। और दूसरी तरफ देखते सभी सावधान पोजीशन में खड़े होते हैं, और एक स्टाफ कहता गुड इवनिंग, आप यहाँ क्या लेकर आए हो? और एक बंदा पूछता है रेची कहाँ है, और एक बंदा कान में फुसफुसा होता है, जिसे दूसरा हैरान होते हुए कहता है क्या, और कोई कहता पूछताछ करना बंद करो। वो इससे भड़कते हुए कहता क्या चल रहा है, और एक चिल्लाते हुए कहता ऑल राइज, जिससे सभी सावधान पोजीशन में खड़े हो जाते हैं। और कोई चिल्लाते हुए कहता है डायरेक्टर यहाँ है। और एक बंदा दरवाजा में खड़ा होता है और वो कहता है प्लीज अंदर आइए डायरेक्टर। और यार कोई नहीं, रेची एक ग्रैंडमा होती है जो अंदर आते हुए कहती है थैंक यू मिस्टर किम, इतने सारे लोग, क्या अफसर है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ कुछ देखने लायक है। और ग्रैंडमा आगे बढ़ने लगती है, और सभी बंदे उन्हें झुके गुड इवनिंग कह रहे होते हैं, और ग्रैंडमा अपना हाथ उठाती है, और कोई कहता है डायरेक्टर जिन, और ग्रैंडमा बकरी पर की फाउंडर है। ग्रैंडमा कहती है मुझे यकीन है आप सभी मेरे लड़के को खाना सर्व किया होगा। और दो बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं, क्या वो डायरेक्टर है? मैंने उसे कभी पर्सनल रूप से नहीं देखा। और एक मेंबर ग्रैंडमा के सामने झुकते हुए कहता है मैडम हमारी आखिरी बार बात हुए काफी समय हो गया, आप कैसी हैं? ग्रैंडमा कहती है मैं ठीक हूँ, क्योंकि सारे काम मैंने मिस्टर किम पे छोड़ दिया है, मुझे यकीन है कि आपसे भी अच्छे होंगे मिस्टर कांग कहता है मैंने सुना है कि आप ये देखने आए हैं कि लड़का रेची। ग्रैंडमा कहती है मैं हूँ, मैं अपने ग्रैंड सन को देखने आई हूँ। इनसे वो सभी शॉक्ड होते हुए माफी मांगते हैं, और कोई कहता है क्या मैडम ये सच में सच है? मैम प्लीज वेट करें। डांट पूछती है वहाँ पे क्या हो रहा है मैडम? और कोई कहता है रुको। इससे पो शॉक्ड होते हुए कहता है तुमने किसे बुलाया है? तभी रेची अपने एंड के मदद से खुद को आजाद कर लेता है। ये देखकर पो काफी ज्यादा शॉक्ड होता है, और रेची खड़ा होते हुए कहता है सॉरी मुझे उसे उतारने दीजिए। डांट कहती है आखिर तुम ये क्यों उतार रहे हो? अपने पंच को चार्ज करते हुए कहती है कुछ भी फनी करने की कोशिश मत करो। रेची कहता है मैं नहीं करूंगा, मैं बस चिंता हूँ कि मेरी ग्रैंडमा मुझे इनमें देख लेती तो वो नाराज हो जाएंगी। और तभी ग्रैंडमा वहाँ पे आती है और कहती है हेलो स्वीट हार्ट। रेची उन्हें देखता है और उनके पास जाके कहता है ग्रैंडमा। ग्रैंडमा कहती तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है ना? रेची कहता मैंने नहीं किया। ग्रैंडमा कहती है मैंने तुम्हारे लिए कुछ ब्रेस्ट बीफ लाई हूँ। कोई ये सब देख के हैरान होते हुए सोचता है तो क्या ये सच में डायरेक्टर का ग्रैंडसन है? क्या इसका मतलब है कि वो एंड कैसल प्रोजेक्ट के बारे में जानती है? वो कितना जानती है? वो कहता है आपसे दोबारा मिलकर खुशी हुई मैडम। ग्रैंडमा भी कहती है काफी समय हो गया, मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास काफी सारे सवाल होंगे, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन पहले चलो खाना खाते हैं। नेक्स्ट में वो सभी डिनर टेबल पे उठे और ग्रैंडमा कहती है मैंने सब कुछ खुद बनाया है तो एंजॉय ले। और किम से कहती है मिस्टर किंग आपके पास भी कुछ है? किम कहता है ये ठीक है मैडम। वो कहता है प्लीज बैठ जाइए सर। रेची को खाना को देख के लास्ट तक पकड़ा होता है, और रेची अपने दोनों हाथ से खाना शुरू कर देता है, और दादा और पो भी। ग्रैंडमा मिस्टर किम को खाना खिला रही होती है, और ग्रैंडमा खाना खाने के बाद कहती है अब हम शुरू करेंगे। ये कहानी बकरी पर की स्थापना से पहले की है, 18 साल पहले की, और हम एक काफी बड़े बिल्डिंग को देखते हैं जो गोल्डन फूड कंपनी होती है। हम एक रूम को देखते हैं, और वहाँ पे यंग मिस्टर किम आता है और कहता है ये 2005 की फर्स्ट हाफ की ओवरव्यू का सेल्स रिपोर्ट है। और यंग ग्रैंडमा कहती है रुक जाओ मिस्टर किम, सॉरी मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ। और ग्रैंडमा अपने बेटे से कहती है हाय डियर तुम कैसे हो? और एक ऑफिसर कहता है मैं बहुत अच्छा हूँ माँ, ये सब आपके भेजे गए खाने की बदौलत है। ग्रैंडमा कहती है क्या तुमने ब्रेस्ट बीफ का स्वाद चखा? ऑफिसर कहता है बिल्कुल मैंने चखा, स्टेशन पे सभी उसकी तारीफ कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये ओगियम रिब्स में मिलने वाले रिब्स से भी ज्यादा बेहतर है। इससे ग्रैंडमा हंसते हुए कहती है हाँ मैं अभी भी ब्रेस्ट बीफ बना सकती हूँ, मैं जल्दी तुम्हें और खाना भेजूंगी। और ऑफिसर ग्रैंडमा को कहता है बिल्कुल, और माँ मुझे लगता है कि मुझे प्रमोशन
प्रमोशन मिलने वाला है। ग्रैंडमा कहती है सच में, और खुश होते कहती है लगता है ऊपर वाले ने मेरी सुन ली, उसे प्रमोशन मिल रही है। मिस्टर किंग भी ताली बजाते कहता है कांग्रेचुलेशन मैम। ग्रैंडमा कहती है अच्छी बात है, लेकिन हमेशा सेफ रहना, ठीक है। ऑफिसर कहता चिंता मत करो मॉम, आप जानती हो मैं कितना कठोर हूँ। तब उसे एक ऑफिसर आवाज लगाता है जिसे वो कहता है यस सर, और वो ऑफिसर कहता है हमारे पास अभी एक मर्डर केस आया है तो इंजन चलाओ। वो कहता है यस सर, और वो अपने मॉम को कहता है सॉरी मॉम मुझे जाना होगा, मैं वापस आके कॉल करूंगा। ग्रैंडमा कहती है ठीक है केयरफुल रहना, और ग्रैंडमा फोन को कट करते कहती है वो वहाँ चला गया। मिस्टर किम कहता है आपको अपने बेटे में प्राउड होना चाहिए। ग्रैंडमा टेबल में हाथ मारते हुए कहती है मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, मैं बस इस बात से चिंता होगी उसे चोट लग जाएगी। मैंने उससे कहा कि वो कंपनी को अपने हाथ में ले ले, लेकिन वो अपने डैड की तरह पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था, मैं उसे कैसे रोक सकती थी। मिस्टर किम कहता है उसे सच में अपने फादर का रिस्पेक्ट करना चाहिए। आपके ओकेजियम फूड में सक्सेस सराहनीय है, लेकिन मुझे लगता है कि आपने अपने बेटे की परवरिश में और भी बेहतरीन काम किया है। ग्रैंडमा कहती है आप बस करो, तुम मुझे रुला दोगे, ब्रीफिंग जारी रखो। मिस्टर किम कहता है यस मैम, इस साल हमारे सेल में पिछले साल से 23% अधिक बढ़ा है। 47% ऑफ हमारी विदेशी हुई है, जिसमें 40% चीन से, बाकी 30% साउथ एशिया से। खासतौर पर चीन में ये प्रोडक्ट अच्छा रहा और हम और प्रोडक्ट लॉन्च करने का सोच रहे हैं। नेक्स्ट सीन में इंस्पेक्टर को देखते हैं जो एक ऑफिसर का गर्दन को अपने हाथ में पकड़ चुका होता है। ग्रैंडमा का सन कहता है ये क्या बकवास है, और शूट करते हुए कहता है तुम क्या हो, लेकिन बुलेट से उसका कुछ नहीं बिगड़ता, इससे उसका पसीना छूटने लगता है। और इंस्पेक्टर आगे बढ़ते हुए कहता है किल यू, लेकिन ऑफिसर लगातार शूट करने लगता है। तभी इंस्पेक्टर स्लैश लगाता है जिससे वो ऑफिसर मर जाता है, और वो मरते हुए सिर्फ मोस्टर कहता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं मिस्टर किम ग्रैंडमा का भी फूट फूट के रो रही होती है, और उसे विश्वास नहीं होता कि उसका बेटा जा चुका है। ग्रैंडमा अपने बेटे के फ्यूनरल पे कहती है मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी। गेट वहाँ पे एक डॉक्टर आता है जो कहता है डेड बॉडी का रिजल्ट से ह्यूमन इस घाव को नहीं कर सकता। ग्रैंडमा कहती है क्या मतलब है तुम्हारा, डॉक्टर ने उसमें किसी जंगली जानवर ने अटैक किया होगा, एक यही एक्सप्लेनेशन है जो हम दे सकते हैं। ग्रैंडमा कहती है रेडिकुलस है, और काफी ज्यादा रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडमा मिस्टर किम को बुलाती है। मिस्टर किम वहाँ पे आके बोलते हैं यस मैम। ग्रैंडमा कहती है हम उस दरिंदे को ढूंढ लेंगे जिसने मेरे बेटे को मारा है, चाहे जो कुछ भी लगे। मिस्टर किम कहता है यस मैम, और तभी हम किसी को आते हुए देखते हैं जो ग्रैंडमा कंपनी के बाहर खड़े होते हैं। मिस्टर किम वहाँ पे भागते हुए आता है और कहता है मैम। ग्रैंडमा कहती है क्या हुआ। मिस्टर किम कहता है गेस्ट आए हैं। ग्रैंडमा कहती है मैंने तुमसे कहा था कि किसी को भी अंदर बताने देना। मिस्टर किम कहता है उन्होंने कहा कि उनके पास आपके बेटे के मरने की जानकारी है, इससे ग्रैंडमा उससे मिलने के लिए तैयार हो जाती है। ग्रैंडमा वो दोनों आमने सामने होते हैं। ग्रैंडमा कहते हैं क्या आप किस बारे में बात कर रहे हैं, मेरे बेटे को मार दिया गया है, वो भी एक इंसेक्ट। वो कहता है यस यही सही है, और वो कैसा इंसेक्टर को फोटो दिखाते हुए कहता है हम ही नहीं कहते इंसेक्टर। ग्रैंडमा कहती पहले मेडिकल एग्जामिनर ने मुझे बताया कि वो एक जानवर था, और अब आप मुझे बता रहे कि वो एक इंसेक्टर था, क्या तुम सब मुझे बेवकूफ बना रहे हो, तुम हो कौन। वो बंदा कहता मुझे माफ कीजिए, मुझे अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए था, मेरा नाम डॉक्टर सिचुएल गा है, और मैं एक इंसेक्टर के लिए काउंटर मेजर बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूँ। मैं आज अपने प्रोजेक्ट के लिए आपका सपोर्ट मांगने आया हूँ। इसे ग्रैंडमा हैरान होती है। डॉक्टर कहता हम आपके बेटे की मौत के लिए जिम्मेदार इंसेक्टर को पकड़ेंगे और उसे मार देंगे, मतलब हम चाहते हैं कि आप एंट कैसल प्रोजेक्ट को बनने में मदद करें। ग्रैंडमा कहती है एंट अब ये क्या है, बेशक मैं उस दरिंदे को मारने के लिए कुछ भी करूंगी जिसने मेरे बेटे की जान ली है, लेकिन क्या आप सच में ये उम्मीद करते हैं कि मैं इस बात पे विश्वास करूंगी। मैं कभी भी किसी भी चीज में पैसे नहीं लगाती जब तक कि मैं उसके बारे में जान ना लूं। डॉक्टर कहता है ठीक है मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ, और किसी को अंदर बुलाता है। डोर खुलता कोई अंदर आता है, जैसे मिस्टर किम और ग्रैंडमा हैरान होती है, और जब रूम के अंदर आती है तो वो एक रेड एंट होती है, और शायद यही रेची की मॉम है। ये देखिए ग्रैंडमा इतनी ज्यादा घबरा जाती है कि मिस्टर किम को पिंच करते हुए चिल्लाने लगती है और कहती है ये तो मोस्टर है, और कहती है मिस्टर किम जल्दी पुलिस को बुलाओ। मिस्टर किम कहता है ठीक है। डॉक्टर कहता है प्लीज शांत हो जाइए, जो आप अपने सामने देख रहे हैं वो ह्यूमन की होप का रीजन है, और ये मेरी बेटी है। और वो अपना फेस आर्मर हटाने लगती है, और उसके गर्दन पे भी होल होता है। और एंट कैसल का प्रोटोटाइप प्रोजेक्ट स्पेसिमिन जीरो मिजिन गा, और रेची का भी सरनेम गा है। ग्रैंडमा शॉक्ड होते हुए कहती है क्या इसमें मैजिक है, ये कैसे। डॉक्टर कहता है क्या आप इसमें इंटरेस्ट है, प्लीज ज्यादा डिटेल्स के लिए एक बार हमारे लैब जरूर आए, हम आपका इंतजार करेंगे। और ग्रैंडमा कार से जाने लगती है और कार से उतरती है, और मिस्टर किम से कहती है क्या तुम श्योर हो कि वो वही प्लेस है। मिस्टर किम कहता है हाँ, डॉक्टर गार्डवाड़क बताया गया लोकेशन है, क्योंकि वो जगह देखने से कैसे भी लैब नहीं नजर आ रहा होता। डॉक्टर कहता है आप यहाँ आ गए, हम इंतजार कर रहे हैं, प्लीज अंदर आ जाए। ग्रैंडमा कहती है चलो चलते हैं किम। किम कहता है यस मैम, और वो लोग बिल्डिंग के अंदर जाते हैं, और वहाँ पे कई सारे इंसेक्ट होते हैं जिन्हें देख के ग्रैंडमा कहती है आखिर ये सब क्या है। डॉक्टर कहता है हमारी रिसर्च के हिसाब से। मिस्टर किम कहता है ऐसा लगता है कि डॉक्टर किम एंटोमोलॉजी में ग्लोबली रूप से प्रसिद्ध है, और हम एंट पे स्टडी कर रहे हैं, और उन्हें दर्जों स्पीसीज की खोज की क्रेडिट दिया जाता है। ग्रैंडमा कहती है तो आज आप अकेले क्यों हैं, आपकी बेटी कहाँ है। डॉक्टर कहता है मेजिन वर्तमान में कॉम्बैट प्रदर्शन के लिए स्टैंड बाय पर है। ग्रैंडमा कहती है कॉम्बैट प्रदर्शन। डॉक्टर कहता है वो एक इंसेक्टर से फाइट कर रही होगी, प्लीज इस तरफ आइए। ग्रैंडमा वहाँ पे आती है और अपने सामने देखती है, सामने मेजिन खड़ी होती है, और डॉक्टर कहता है क्या तुम रेडी हो। मेजिन इशारे में हाँ करती है, और डॉक्टर भी एक बटन को प्रेस करता है जिससे एक दरवाजा खुलता है, और उसमें से किसी का पैर बाहर आता है। कहता है ये काफी बुरा है। ग्रैंडमा उसे देखकर काफी हैरान होती है और कहती है ये आदमी, और वो आदमी काफी जख्मी होता है, और कहता है ये काफी बुरा है, तुम कमीनो। ग्रैंडमा कहती है कि आपने ये नहीं कहा था कि वो एक इंसेक्टर है। डॉक्टर कहता है देखते रहिए। मेजिन से कहता है शुरू करो। मेजिन को होल से एंट निकलने लगता है, और वो ट्रांसफॉर्म होने लगती है। इंसेक्टर भी चेंज होते हुए कहता है मेरे साथ खिलवाड़ मत करो, रुक जाओ। और मीन को गाली बकती है, वो इंसेक्टर घुरा रहा होता है। डॉक्टर कहता है ये एक इंसेक्टर का असली रूप है, और इससे ग्रैंडमा काफी ज्यादा शॉक्ड होती है, कहती है क्या इन इंसेक्टर ने ही मेरे बेटे को मार डाला। और वो दोनों काफी स्पीड से आगे बढ़ते हैं, और दोनों एक दूसरे के हमले को ब्लॉक करते हैं। ये सब मिस्टर किम, ग्रैंडमा और डॉक्टर देख रहे होते हैं।
मैजिन इंस्पेक्टर के ऊपर होती है। नीचे आते हुए इंस्पेक्टर को जबरदस्त किक मारती है। मैजिन भी अपना पेट पकड़ लेती है और कहती है चलो भी। इंस्पेक्टर खड़ा को दोबारा अटैक कर देता है और वो अटैक मैजिन के काफी पास पहुंच जाता है। मैजिन कहती है बस थोड़ा और ज्यादा और काफी स्पीड से आगे बढ़ते हुए पंच बनाती है। मैजिन को अपने पास आते हुए देखकर इंस्पेक्टर घबराने लगता है। तभी मैजिन इंस्पेक्टर के फेस में जबरदस्त पंच मारती है और अपने पंच से जमीन पर ढह मारती है और उसपे पंच का बरसात कर देती है। ग्रैंडमा ये देख के कहती है जब आपका कहना था काउंटर मेजर, आपका मतलब बिल्कुल वैसे ही मोस्टर बनाना था। डॉक्टर कहता है मैजिन उसके तरह नहीं है, हमारा मकसद एक स्पेसिमेन बनाना है। मैजिन इंस्पेक्टर का दूसरा हाथ भी उखाड़ देती है। डॉक्टर कहता है जो कभी ह्यूमन को नुकसान ना पहुंचाए और इंस्पेक्टर को अपना एनिमी समझे, उनका हंट करना, उन्हें कंज्यूम करना। मैजिन इंस्पेक्टर को किक मारने को तैयार होती है। ग्रैंडमा कहती है कंज्यूम। डॉक्टर कहता है और क्लियर बताता हूँ, मैजिन के बॉडी में रहने वाले मिलियंस रेड एंट ही इंस्पेक्टर को कंज्यूम करते हैं। ये इंस्पेक्टर एंटी एंट मॉडल द्वारा पॉसिबल है और इसे मैंने खुद बनाया है। ग्रैंडमा कहती है मैं इस पे विश्वास नहीं कर सकती। हम देखते हैं मैजिन ने इंस्पेक्टर को मार देती है और रेड एंट उन्हें खाना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर कहता है अच्छा काम किया। मैजिन कांप रही होती है, तभी उसे जबरदस्त दर्द होता है, अपने पेट पकड़ के बैठ जाती है। ग्रैंडमा कहती है उसे क्या हुआ, क्या वो घायल है? लेकिन डॉक्टर कुछ बोलता नहीं। डॉक्टर कहता है मैजिन प्रेग्नेंट है। ग्रैंडमा काफी ज्यादा शॉक्ड होती है और कहती है क्या, और डॉक्टर को कॉलर पकड़ते हुए कहती है तुमने अभी क्या कहा, तुमने ये क्या किया, तुम अपने प्रेग्नेंट बेटी पर एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकते हो? मैं किसी भी प्रेग्नेंट वुमन का यूज करने के लिए नीचे नहीं गिरूंगा, चाहे रीजन कुछ भी हो, भले उस दरिंदा को पकड़ना हो जिसने मेरे बेटे को मार डाला। तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम उसका फादर हो। तभी मैजिन कहती है क्योंकि वो मेरा पिता इसलिए ऐसा किया। ग्रैंडमा उसके तरफ देखती है। मैजिन कहता है प्लीज इसके लिए उसे ब्लेम ना करे, मेरे हस्बैंड को भी एक इंसेक्टर ने मार डाला। जब हमने एक्सपेरिमेंट शुरू किया तो हमें मेरे प्रेग्नेंट के बारे में पता नहीं था और मैं रिवेंज में अंधी हो चुकी थी, इसलिए मैंने जल्दबाजी में इसमें भाग लेने के लिए मान गई। लेकिन मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है क्योंकि अब ये रिवेंज की बात नहीं है, ये मेरे बच्चे के लिए है। ये सोचना काफी मुश्किल है कि मेरा बच्चे इंसेक्टर से बड़ी दुनिया में बड़ा हो रहा है, तो प्लीज मैं भीख मांगती हूँ हमारी प्रोजेक्ट को जारी रखने के लिए हमारी मदद करे, ये ह्यूमन के फ्यूचर के लिए है। ग्रैंडमा ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड होती है, फिर अपने आप को संभालते हुए कहती है मैं उस माँ को कैसे मना कर सकती हूँ जो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहती है। मैं इसे करूंगी लेकिन बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए चाहे कुछ भी हो। डॉक्टर कहता है मैं समझ गया, थैंक यू मैम, और वो दोनों हाथ मिलाते हैं और इसी तरह दिन निकलता जाता है और डॉक्टर अपना एक्सपेरिमेंट जारी रखता है। तभी देखते देखते 9 महीने निकल जाते हैं और रेची का जन्म होता है और ग्रैंडमा रेची को हाथ में उठाते हुए कहती है गुडनेस तुमने अच्छा किया, ये बहुत छोटा है, तुम इसका नाम क्या रखोगी? मिजिन कहती है मिस्योंग का, और रेची का रियल नेम यही है। ग्रैंडमा कहती है मिस्योंग ये बहुत बढ़िया है और तुमने इसे अपना सरनेम भी दिया है। और ग्रैंडमा रेची से कहती है कहो ग्रैंडमा, और पूछती है और उसका क्या हुआ? और डॉक्टर कहता है मिस्योंग का छोटा भाई मिचन का, और मेरे हिसाब से यही है किजामा।